बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 मीडिया इन एजुकेशन के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं और इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूं। एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। आप सभी के सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स दिए गए हैं और इन 10 चैप्टर्स में भी 5 ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है शिक्षा में संचार यानी कि कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। इसके बाद है हमारा थर्ड चैप्टर शिक्षा में जनसंचार प्रिंट मीडिया यानी कि मास मीडिया इन एजुकेशन, प्रिंट मीडिया पे क्वेश्चन आता है। इसके बाद है फोर्थ चैप्टर शिक्षा में मास मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में डिफरेंस पूछा जाता है आपसे। एंड इसके बाद है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कहानियां एवं आख्यान, जिसमें विज्ञान, ऐतिहासिक एंड धारावाहिक और सामाजिक फिल्में जो बनी है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके बाद है चैप्टर नंबर 9 सोशल मीडिया में अवधान यानी कि अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी इन सोशल मीडिया। तो टोटल जो आपके 10 चैप्टर्स दिए गए इसमें से ये 5 चैप्टर जो मैंने आपको बताया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट मैं क्या करने वाला हूं, इन सभी 10 चैप्टर्स में से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपको आंसर के साथ समझा डालूंगा और एग्जाम्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सिलेबस समझ लेने के बाद, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा समाचार क्या होता है। समाचार पत्र कैसे जानकारी के विश्वसनीय और प्रमाणिक साधन है। तो इसमें आपसे 2 चीजें पूछा गया है। पहला आपको बताना है समाचार का मतलब क्या है, इसके बाद ये विश्वसनीय और प्रमाणिक साधन कैसे है, आखिर इस पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, इसके सोर्सेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताना है न्यूज़पेपर। देखो इस ऑनलाइन के जमाने में जहां पे फेक मीडिया, फेक न्यूज चैनल एंड फेक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे ही किसी न्यूज पे विश्वास कर लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए न्यूज़पेपर के ऊपर आज भी उतना ही विश्वास है जितना पहले हुआ करता था, जो कि हमारे जो नेशनल न्यूज है। तो इस तरीके से आज ऑनलाइन जमाने में भी न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। बट आज ऑनलाइन सोर्सेज ज्यादा है, इसलिए आज न्यूज़पेपर से लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये जरूर हुआ है कि इस डिजिटल जमाने में इंटरनेट का यूज करके लोग इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले हुआ करता था। तो सिंपल आपको इंट्रोडक्शन में बताना है न्यूज़पेपर का मतलब, जो हमें अपनी आसपास या उन तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी देती है जो हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, उन तमाम घटनाओं में घटती है जिसका हमारे लाइफ से बहुत ज्यादा गहरा संबंध होता है। तो इन सभी घटनाओं को न्यूज़पेपर के अंदर शामिल किया जाता है, जिससे हमें ऑथेंटिक यानी कि विश्वास करने योग्य हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती है। तो न्यूज़पेपर का सिंपल मतलब हुआ जो हमें तमाम घटनाओं के बारे में प्रिंटिंग रूप में बताती है। जैसे कि न्यूज के बारे में हमें 2 तरीके से पता चलता है, पहला सुनकर जैसे कि टीवी, रेडियो पे, और दूसरा पढ़कर जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अलग रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, इन चीजों से। तो जब से न्यूज़पेपर छपने स्टार्ट हुए, जब से भारत और तमाम दुनिया के अंदर न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस बढ़ता गया। एक नहीं अनेक न्यूज़पेपर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिनमें से कुछ नेशनल न्यूज़पेपर है जिसपे विश्वास भी किया जा सकता है और जो वाकई में ही काफी इंफॉर्मेटिव न्यूज़पेपर होते हैं, जिनमें से काफी सारे आर्टिकल्स ऐसा होता है जो काम का होता है। तो न्यूज़पेपर जो हमारे जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। सुबह उठ के चाय की चुस्की लेते हुए लोग न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, ताकि देश दुनिया में क्या हो रहा है हम इससे अपने आप को अपडेटेड रखें। और ये सही बात भी है, अगर इन तमाम चीजों या घटनाओं की जानकारी लोगों के पास होगी तो वो काफी जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, उनको आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए न्यूज़पेपर सभी को पढ़ना चाहिए। तो न्यूज़पेपर की ही तरह टेलीविजन यानी कि टीवी पे भी न्यूज प्राप्त किया जा सकता है। बट टीवी पे क्या होता है कि ब्रेकिंग न्यूज या एक हेडलाइन चालू कर दिया जाता है, बस उसी को पूरे दिन अलापते रहते हैं ये। और जब भी टीवी चैनल वाले डिबेट कर रहे होते तो ये ऐसे मुद्दे पे डिबेट कर रहे होते जिसका हमारे लाइफ से कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि न्यूज वाले क्या करते हैं, ये उन्हीं लोगों को बुलाते हैं डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जो ज्यादा चिल्ला सकते हो, जिससे कि लोग बने रहे और उनकी टीआरपी बनती रहे। इसलिए तमाम चैनल वाले यही करते हैं नंबर 1 रैंकिंग के लिए, जैसे कि लोग व्यूज के लिए मरते हैं। बट आज क्या है कि भारत के अंदर संसद टीवी एक सोर्स बना हुआ है न्यूज का। आज जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लोग संसद टीवी देखना पसंद करते हैं। जैसे पहले लोकसभा, राज्यसभा टीवी हुआ करता था, अब उसको मर्ज करके संसद टीवी बना दिया गया। तो संसद टीवी जैसा चैनल हम देख सकते हैं जहां से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिलती है सरकार के बारे में, सरकार की कमियों के बारे में और उन पॉलिसीज के बारे में क्रिटिसाइज करना एंड इवैल्यूएशन करना। जो पैनलिस्ट संसद टीवी पे आते हैं वो काफी इंफॉर्मेशन देकर जाते हैं जो आगे काम भी आती है। तो चैनल बहुत है, बट पेड न्यूज चैनल, पेड मीडिया से बचकर रहना है, जो आज हम देखते हैं भारत के अंदर भी। तो समाचार क्या होता है हमने ये देखा, जो कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में भी होता है, लेकिन समाचार पत्र के अंदर हम सिर्फ देखते हैं न्यूज़पेपर को। तो न्यूज़पेपर क्या करता है, वर्तमान घटनाओं और उन घटनाओं को परिभाषित करता है, यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर छापता है।
और यही लोगों तक पहुंचता है और लोगों को इस न्यूज़पेपर से बहुत बेनिफिट मिलता है। तो उन बेनिफिट्स की हम आगे बात करने वाले हैं। तो जब भी कोई न्यूज़पेपर छपता है तो उसको कोई अकेला एक इंसान नहीं छापता, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया, रेडियो, इंटरनेट जैसे कई सोर्सेस का यूज करते हुए कई पैनलिस्ट होते हैं, कई ऐसे आर्टिकल्स लिखने वाले, रिपोर्ट्स लिखने वाले, तमाम रिपोर्टर्स के द्वारा जो सोर्स लाया जाता है जो कि ऑथेंटिक होता है, काफी रिसर्च के बाद देन एक न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए जाता है जो कि डेली बेसिस पे सभी को मिल पाता है। तो न्यूज़पेपर न्यूज प्राप्त करने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है जिसको लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को प्रिंटिंग करते टाइम अक्सर इन बातों का ध्यान रखा जाता है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर तमाम घटनाएं घटी हो, जिसका इंपैक्ट यानी कि प्रभाव देश की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पे आया हो और तमाम लोग उससे प्रभावित हुए हों। साथ ही कोई नई चीज हो या कोई इंपॉर्टेंट घटना घट गई हो और जिसका रिलेशन पब्लिक वेलफेयर से हो यानी कि सार्वजनिक जनता से हो, तो उन चीजों को न्यूज़पेपर में जगह दी जाती है। साथ ही भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पे मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, पूरा अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19A में, जहां पे आप अपने विचार को रख सकते हैं, मीडिया को पूरा राइट से स्वतंत्रता है, सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकती है ताकि जनता भी इससे जागरूक रहे और कमियां और फायदे सब कुछ पता होने के बाद ही हम अपना वोट उस पॉलिटिकल पार्टी को दे जिसको जनता पसंद करती है। तो इन्फॉर्मेशन सही सही पहुंचना चाहिए। आज इंटरनेट यानी कि डिजिटल जमाने में सब कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है, बस कमी है तो इन्फॉर्मेशन सही सही आप सब तक पहुंचाने की। अगर लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले तो कभी भी वो बेवकूफ ना बने, इसलिए हमें अपडेट रहना चाहिए। एंड सूचना के स्रोत के रूप में समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स है जहां से हमें न्यूज मिलता है, अलग अलग जानकारियां मिलती है। तो न्यूज़पेपर के अंदर एक नहीं अनेक कैटेगरीज में न्यूज प्रिंट किया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस, ऐसी तमाम कैटेगरीज को जगह दी जाती है न्यूज़पेपर के अंदर। तो आपको दुनिया भर की जानकारी सिर्फ एक न्यूज़पेपर में ही मिल जाता है। तो न्यूज़पेपर रीजनल और नेशनल दोनों होता है। तो इस तरीके से हमने यह समझ लिया कि समाचार क्या होता है, यानी कि न्यूज़पेपर का मतलब क्या है एक्चुअली में। एंड क्वेश्चन मार्क के बाद पूछा गया है समाचार पत्र जानकारी के विश्वसनीय और प्रामाणिक साधन कैसे हैं। अब आपको इसमें यह बताना है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से हम न्यूज़पेपर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि ये समयबद्धता है, यानी कि पंक्चुअलिटी। समय के साथ लोग इतने रिसर्च और जांच पड़ताल करने के बाद न्यूज़पेपर में न्यूज छपता है जो लोगों तक पहुंचता है, इसलिए इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और आज अगर डेली अपडेट्स की बात करें तो समय के साथ न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस बढ़ा है और आज डेली घटनाओं के बारे में बताने वाले सिर्फ एक ही साधन है, वो है न्यूज़पेपर। इसलिए इस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपता है पहले उस पर जांच पड़ताल होती है कि वो सच है या नहीं है। अगर उसमें कुछ भी अफवाहें शामिल हो तो उसको छापा ही नहीं जाता। तो ऐसे लोगों को ही अपॉइंट किया जाता है जिससे कि इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हमारे न्यूज़पेपर में छप सके। तो तमाम न्यूज़पेपर वाले भी ऐसे ही करते हैं, जब भी कोई भी आर्टिकल छपा होता है तो उस आर्टिकल के एंड में उस बंदे का नाम लिखा होता है कि ये किस बंदे ने लिखा है और किस चीज से वो बिलोंग करता है। जो आर्टिकल देने वाले होते हैं वो ज्यादातर किसी सेंटर के यूनियन के अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं या तमाम चीजों की जानकारी रखने वाले होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। इसलिए इन्फॉर्मेशन तो यहीं से ठीक हो जाता है जो उनका पोस्ट होता है, जो लोग उसमें छपवाने वाले या छापने वाले। इसलिए एक न्यूज़पेपर के अंदर कौन सी घटना कब छपेगी, कैसे छपेगी, उसमें क्या होगा, मैटर क्या होगा, इसके लिए एक नहीं हजारों लोग शामिल होते हैं। इसलिए एक न्यूज़पेपर को काफी विश्वास वाला माना जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर में छपने से पहले उसकी जांच पड़ताल की जाती है, देन ही न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। विश्वास इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है तो उस घटना पे एक पत्रकार मौजूद होता है और उस पत्रकार के मौजूदगी में ही उन तमाम घटनाओं को कवरिंग किया जाता है। देन जब भी कोई रिपोर्ट या घटना या आर्टिकल छापी जाती है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि उसके एंड में उस पत्रकार का नाम और सोर्स भी दिया गया होता है जिसने उस पूरे घटना को कवर किया है। इसलिए न्यूज़पेपर में कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, घटना के सामने मौजूद रहकर उन घटनाओं को पहले जानते हैं, समझते हैं, देन न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्टर उन घटनाओं को बताकर छपवाते हैं। तो ये चीज आपका पता होना चाहिए। इसलिए काफी फेयरनेस यानी कि निष्पक्ष साधन के रूप में न्यूज़पेपर के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, गहराई। यानी कि आज भी अगर हम टीवी पे देखें तो न्यूज चैनल के ऊपर सिर्फ बहस यानी कि डिबेट में ही पूरा टाइम चला जाता है, एंड में जो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन होता है उस पर पहुंच नहीं पाते। तो ये प्रॉब्लम टेलीविजन पे रहती है, बट न्यूज़पेपर में क्या ऐसा नहीं होता। सिस्टमैटिक वे में हम चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके अंदर उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, वो सब कुछ होता है। इसलिए न्यूज़पेपर पे एक गहराई से यानी कि डेप्थ नॉलेज हमें मिलती है और सभी पक्षों को शामिल भी किया जाता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर के अंदर गहराई से लिखा होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, अभिलेखागार यानी कि आर्काइव्स। इसका मतलब क्या होता है कि आज जो भी हमारे पास न्यूज़पेपर है, आने वाले कल का वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, आज अगर हमें अपने आजादी की घटना को जानना है, 1970 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था उस टाइम पे क्या घटना हुई, तो हमारे इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियंस क्या करते हैं,
उस टाइम के जो भी रिकॉर्ड रही है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, पुलिस थाने में जो एफआईआर लिखाया गया, उन तमाम घटनाओं को लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला आता है रिकॉर्ड के लिए न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर उस टाइम के इतिहास को जानने में भी हमारी हेल्प करता है। तो तमाम जो न्यूज़पेपर है वो हमारे नेशनल म्यूजियम में मिल जाता है, वहां जाके कोई भी कलेक्ट कर सकता है, देख सकता है। तो आर्काइव्स का मतलब यहाँ पे लाइब्रेरी से है, नेशनल लाइब्रेरी, जिसके अंदर वो तमाम न्यूज़पेपर मिल जाएगा हमें जो आज से 10-20 साल पुराने हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकारों को उस दिनों के घटनाओं को समझने जानने में हेल्प करता है। तो न्यूज़पेपर एक विश्वास का साधन है जिसको इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियंस भी यूज करते हैं, इसलिए इस पे विश्वास किया जा सकता है। इसके बाद है अभिगम्यता, यानी कि 5th पॉइंट में आपको बताना है एक्सेसिबिलिटी। आज न्यूज़पेपर ना सिर्फ शहरों में, आज गांव दूर दराज सब जगह न्यूज़पेपर आज अवेलेबल है और आसानी से लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जितने भी पॉइंट्स देखे, इन सभी पॉइंट्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर पे विश्वास किया जा सकता है और आज के टाइम पे एक बहुत अच्छा सोर्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। लोग इससे काफी अटैच रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ने की हैबिट डाल ही लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समाचार पत्रों का महत्व क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट यह है समाचार पत्र काफी शक्तिशाली उपकरण है। यानी कि इतना सस्ता साधन है, सिर्फ 5-10 रुपए में आपको इतना सारा न्यूज एक ही न्यूज़पेपर में मिल जाता है, इसलिए ये काफी सस्ता है, काफी रिलायबल है, जिसपे विश्वास भी किया जा सकता है। तो लोगों को दुनिया से जोड़ने का काम न्यूज़पेपर करता है। तो दुनिया भर के ज्ञान हमें सिर्फ एक न्यूज़पेपर में मिल जाता है, इसलिए न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस आज भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। पहले तो 2-3 रुपए का भी बहुत महत्व हुआ करता था। मेरे पापा कहते हैं कि 2 रुपए में आटा चावल आ जाया करता था, इसलिए पहले जो गांव के लोग हुआ करते थे वो न्यूज़पेपर पे इतना खर्च नहीं करते थे और ना ही पैसा हुआ करता था। बट आज क्या है, 5-10 रुपए कुछ भी नहीं है, इसलिए आज न्यूज़पेपर तो मोस्टली घर में ही रहता है और लोग इससे जुड़े हुए रहते हैं। आज भी चाहे बाल काटने वाला हो या मोची हो या तमाम छोटे दुकान वाले भी क्यों ना हो या बड़े दुकान वाले हो, सभी के पास न्यूज़पेपर रखा रहता है, चाहे वो खुद पढ़े या कस्टमर आके पढ़े, बट न्यूज़पेपर होता ही है। इसलिए न्यूज़पेपर का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है, क्योंकि जांच पड़ताल के बाद ही इसके अंदर इंफॉर्मेशन छपती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है समाचार पत्र सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी आसानी से उपलब्ध है, यानी कि जो न्यूज़पेपर है वो इजिली एक्सेसिबल है अन्य उन तमाम क्षेत्र में जो कि आज भी रूरल एरियाज में आते हैं, यानी कि ऐसे एरियाज में आते हैं जहां पे गाड़ी नहीं पहुंच पाई बट न्यूज़पेपर पहुंच गया, वहां की सड़क नहीं बन पाई बट न्यूज़पेपर पहुंच गया, इसलिए इसका काफी इंपॉर्टेंस है। एंड इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, अखबार ने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। न्यूज़पेपर उन तमाम घटनाओं के बारे में तो हमें बताती है, साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं करंट अफेयर से अपडेटेड रखती है, अवेयरनेस लोगों को जागरूक करती है, हमारी सरकार क्या कर रही है, तमाम घटनाओं के बारे में बताती है, जिससे कि लोग क्वेश्चन कर सके, उनकी बात भी न्यूज़पेपर में छप सके, ताकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों का पता चले, इसलिए न्यूज़पेपर का लोगों पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, समाचार पत्रों में अविश्वसनीय लेख भी होते हैं। न्यूज़पेपर पे वैसे विश्वास किया जा सकता है, जांच पड़ताल के बाद ही छापा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके भी विश्वास कर ले। कई न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे आर्टिकल्स देखे गए हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है और अफवाहों को और फेक न्यूज़ को भी छाप दिया जाता है। बट कई न्यूज़पेपर में ऐसा होता है कि जनता को पूरा राइट होता है अपने विचार देने के लिए। जैसे दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है, जहां पे आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप एंड में देखना, उसमें लिखा होता है अगर आपको इस आर्टिकल से कोई आपत्ति है या आपको कोई अपना विचार देना है, सुझाव देना है, तो आप दिए गए इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि जनता को उससे आपत्ति हो सकती है, लेकिन जिस बंदे ने आर्टिकल छपवाया है आखिर वो छापने से पहले उसको जांच पड़ताल करके ही छापे, ताकि जनता भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। इसलिए आज लोगों को भड़काने के लिए या लोगों को भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए फेक न्यूज़ फैलाते हैं, बट न्यूज़पेपर के अंदर उन तमाम घटनाओं की जानकारी हमें एक ही न्यूज़पेपर में मिल जाती है। तो फेक न्यूज़ से बचाने की पूरी कोशिश रहती है न्यूज़पेपर में। जॉब के लिए हमेशा काम आता है न्यूज़पेपर, एंड न्यूज़पेपर प्रिंटिंग से लोगों को काफी जॉब भी मिलती है, जिससे कि लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। न्यूज़पेपर में जनता की राय भी ली जाती है, जिससे कि जो कनेक्टिविटी है ये बना रहे, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, जनता ही जनार्दन है। एंड पेड न्यूज़ के तहत जो प्रोपोगंडा फैलाया जाता है न्यूज़पेपर में, जैसे कहा जाता है कि हिंदू न्यूज़ जो वो लेफ्टिस्ट है, यानी कि लेफ्टिस्ट से काफी प्रभावित है, तो ऐसा ही और भी कई न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल है जिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये एक स्पेशल प्रोपोगंडा या एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। बट लोगों को इससे बचकर रहना चाहिए और हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। सभी इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला जनता को खुद ही करना चाहिए। बाकी आज इस इंटरनेट और डिजिटल जमाने में कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कई इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस दे रहे हैं, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं कर रही। तो आज ऐसा कई यूट्यूब चैनल है जो अपने कंटेंट के लिए पहले बहुत रिसर्च करते हैं, देन आप तक पहुंचाते हैं। तो आज इस मेन स्ट्रीम मीडिया से अच्छा तो कई यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। सैल्यूट है उन सभी को। बाकी आप सभी भी YouTube पे एक्टिव हो, आप सभी का YouTube के ऊपर कौन सा फेवरेट चैनल है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि न्यूज़पेपर की आदत सभी को डाल लेनी चाहिए इस ऑनलाइन के जमाने में, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन कहीं आपको ना मिल रहा हो। आज फेक इन्फॉर्मेशन एक जहर के समान है, क्योंकि ये पूरा माइंड वॉश कर देता है।
आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने देखा समाचार पत्र क्या होता है और समाचार पत्र का इंपॉर्टेंस आज के इस दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के विचारों को आकार देने में अखबार की विषय वस्तु की जो संभावना होती है उसकी व्याख्या करें। लोगों के विचारों को आकार कैसे देती है न्यूज़पेपर, आपको इसके बारे में बताना है। यानी जब भी हम कोई न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो जाहिर सा बात है कि उससे नए विचार या हमें उसके पक्ष और विपक्ष यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हमें पता चलता है। तो लोगों के विचारों को कैसे आकार देती है न्यूज़पेपर, यानी कि क्या इंपैक्ट पड़ता है न्यूज़पेपर का लोगों पर, आपको इसके बारे में बताना है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यूज़पेपर टेक्स्ट इन शेपिंग पीपल्स व्यूज। इसी क्वेश्चन को और में भी पूछा जा सकता है घुमाकर, जैसे नागरिकता के आधार को व्यापक बनाने के लिए, यानी कि जो सिटीजन है एक देश के नागरिक होने के नाते नागरिक पर जो न्यूज़पेपर का इंपैक्ट है, जिससे कि उसके नए नए विचार पैदा होते हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में सोच पाता है जो वो न्यूज़पेपर में रीड कर रहा होता है, उसको उन सभी बातों का पता चलता है जिस वजह से उसके मन मस्तिष्क में एक नए विचार पैदा होता है और वो अपने विचार जनता और यानी सोसाइटी के सामने रखता है। तभी तो डिबेट यानी कि बहस और चर्चा शुरू होती है। यानी कि डिस्कस द रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन जनरेटिंग आइडियाज इन मेकिंग द वेज ऑफ सिटीजन वाइडर, यानी कि क्या करता है न्यूज़पेपर, जनरेट करता है आइडियाज लोगों के मन में जिससे कि वो अपने विचारों को रख सके। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि क्या सच में ऐसा है, आखिर न्यूज़पेपर का लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो चलिए अब हम इस आंसर को समझते हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम है, बट इसको घुमाकर और में इस तरीके से पूछा जा सकता है। आपको अपने एग्जाम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, जस्ट उस टॉपिक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। न्यूज़पेपर कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग आइडियाज दैट हेल्प मेक द वेज ऑफ सिटीजन वाइडर। दैट मींस नागरिकता के आधार को व्यापक यानी कि मजबूत बनाने में न्यूज़पेपर का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी समुदाय और पूरे देश को प्रभावित करने वाली जो जानकारी है, एनालिसिस, विचार जो है, ये सब कुछ हमें न्यूज़पेपर में ही मिलता है, जिससे कि नागरिकों का जुड़ाव बनता है। और इस वजह से लोकतांत्रिक देशों के अंदर ये होना भी जरूरी है। अगर लोग जागरूक होंगे तो जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक देशों के अंदर सरकार कभी तानाशाही नहीं बन पाएगी, उनको सही जानकारी मिल पाएगी। तो न्यूज़पेपर का लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट होता है। पॉजिटिव इंपैक्ट का मतलब है यानी कि सकारात्मक प्रभाव का मतलब है जब लोगों को सही जानकारी मिलती है और वो सरकार से क्वेश्चन कर पाती है। बट वहीं अगर फेक न्यूज या फेक इन्फॉर्मेशन के तहत लोगों को मैनिपुलेट किया जाए, झूठ दिखा दिखाकर अगर एक झूठ को 100 बार दिखाया जाए तो वो झूठ नहीं सच लगने लग जाता है। और आजकल न्यूज चैनल वाले यही करते हैं। तो इससे ही बचना है, वरना लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा ये। इसलिए न्यूज़पेपर का लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों के विचारों को आकार देने में अखबार के विषय वस्तु की संभावनाएं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए अब हम इसका आंसर देते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यूज़पेपर टेक्स्ट इन शेपिंग पीपल्स व्यूज। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रूपरेखा, ये डिसाइड करता है। दैट मींस न्यूज़पेपर के अंदर जिस भी न्यूज को कवर किया जाता है उसको विशेष तरीके से फ्रेम किया जाता है। जैसे कि लोग कैसे सोचते हैं एक टॉपिक के बारे में, लोगों की क्या राय हो सकती है, उन तमाम मुद्दों को पहले एनालाइज करके देन न्यूज़पेपर में उसको प्रिंट किया जाता है। एग्जांपल्स के लिए अगर कोई भी गर्ल्स एजुकेशन पे या वुमेन्स के डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर या तमाम ऐसे खबरों को जब न्यूज़पेपर में छापा जाता है तो लोगों के मन में ये मेंटलिटी आती है कि हमारे देश का कानून इतना लचीला है जिसको मजबूत किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही विचार हमारे देश के लोगों में बनता है जब कोई भी घटना घट जाती है। तो न्यूज़पेपर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, लोगों को सोचने पे मजबूर करती है ये कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताना है कि न्यूज को इस तरीके से फ्रेम करती है जिससे कि लोगों को ये समझ में आए कि क्या कमियां हैं और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, जिससे कि लोग अपने विचार दे सकते हैं। आखिरकार न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ने के बाद हम अपने खुद के विचार भी बना सकते हैं, इसलिए उन आर्टिकल्स या उन रिपोर्ट्स को भारत के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उनको इस तरीके से फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग का मतलब होता है यानी कि किन कहानियों को, किन खबरों को कवर करना है, हमें किस न्यूज को कितनी प्रायोरिटी देना है, ये डिसाइड करता है एजेंडा सेटिंग में। आज एक दिन के अंदर कौन सी मुख्य घटनाएं हुई है और उन घटनाओं में किस घटनाओं को सबसे ज्यादा कवरेज मिला है, उसी को न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज और उसके सेकंड पेज पे जगह दी जाती है, जिससे कि उस न्यूज को भी प्रायोरिटी मिलता है और लोग भी उससे काफी इंपैक्ट होते हैं, जिससे कि उस टॉपिक को, उस इंफॉर्मेशन को या उस घटना या न्यूज को ज्यादा ही तवज्जो यानी कि महत्व दिया जाता है। तो एजेंडा सेटिंग यानी कि न्यूज़पेपर में जो एजेंडा सेट किया जाता है जो लोगों के काम की हो या जो लोगों को प्रभावित करती हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई न्यूज़पेपर में छापा जाता है या कोई मीडिया चैनल से जब भी कोई चीज दिखाया जाता है, ऐसी घटना जो पूर्वाग्रह यानी कि बायस्ड होकर दिखाया जाता है, यानी किसी एक आइडियोलॉजी या एक पॉलिटिकल पार्टी या एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को मानने वाली कोई भी ऐसी रिपोर्टिंग हो सकती है। जैसे कि समाचार पत्र अपनी रिपोर्टिंग में या तो जानबूझकर या किसी से पैसे लेकर, जिसको हम
पेड मीडिया भी कह सकते हैं, आजकल भारत में ऐसा बहुत होता है। तो जानबूझकर वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे न्यूज को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और लगातार वो उसी एक चीज को दिखाते चले जाते हैं, चाहे देश के अंदर और भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, चाहे रोजगार पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर, बट इसको ना दिखाकर वो कुछ ऐसे मुद्दे को पूरे दिन दिखाते हैं जिससे कि लोगों के मन में बस वही परोसा जाता है। और इसलिए वो लोग जिनको ये न्यूज दिखाया जा रहा है, आगे चल के समाज के अंदर वो वही बातें करते हैं जो न्यूज चैनल वाले लोगों को भड़काते हैं या गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। यदि कोई अखबार किसी मुद्दे को लगातार दिखा रहा है या रुख अपना रहा है तो जाहिर सी बात है लोग उस पर भरोसा करने लग जाते हैं, अच्छा भाई ये दिखा रहा है तो सही दिखा रहा है, और अपने आसपास के एरियाज में बातों को फैलाने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि गलत जानकारी लोगों तक पहुंच जाती है, जो समाज की यूनिटी है इसको तोड़ देती है और आगे चल के दंगे फसाद भी करा सकती है। इसलिए कोई भी न्यूज चैनल या न्यूज पेपर ऐसा अनवाइज्ड रहकर, न्यूट्रल रहकर चीजों को परोसना चाहिए, जिससे कि लोग अपने विचार खुद बना सके, ना कि वो लोगों को मैनिपुलेट करे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है चयनात्मक रिपोर्टिंग, यानी कि सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। इसका मतलब होता है किन समाचारों को दिखाया जाए, यानी किसकी रिपोर्टिंग की जाए, आखिर किसको अनदेखा किया जाना है और किसको दिखाया जाना है। ऐसा तो है नहीं कि सभी न्यूज को कवर किया जा सके, एक दिन में उन्हीं न्यूज को कवर किया जाता है जो देश और समाज के लिए जरूरी हो। इसलिए जिन न्यूज का लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसी को सिलेक्ट किया जाता है। और इसमें आपको एग्जांपल भी बताना है, जब भी कोई भी रिपोर्टिंग इस आधार पे की जाती है, मान लो पर्टिकुलर कोई कंट्री है और उस कंट्री के अंदर ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, ये हमारे देश को भी अपनाना चाहिए, बट अगर कोई भी रिपोर्टिंग इस बारे में नहीं की जाती हो कि भाई इस देश के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है जो हमारे देश के लिए बेहतर हो सकते हैं, उस देश के बारे में हमेशा लोग नेगेटिव ही सोचेंगे। इसलिए उन अच्छाइयों को बताना चाहिए जो हमारे देश के लिए बेहतर हो सके। न्यूज पेपर में कवर की जाती है तो इसका लोगों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, वो अपने ही देश में उन चीजों की डिमांड करने लग जाते हैं जो उन्होंने दूसरे देशों में पढ़ा है न्यूज़पेपर के अंदर। तो सिंपल कहे तो यही जागरूकता है जो कि निष्पक्ष यानी कि फेयरनेस के साथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लैंग्वेज। देखो अखबारों के लेखों में जो भी लैंग्वेज यूज किया जाता है वो भावनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। भावनात्मक का मतलब होता है जब भी लोग पढ़ रहे हो तो उस चीज को वो अपने आप से रिलेट कर पाए, उन चीजों को प्रैक्टिकली समझ पाए, इमोशंस को समझ पाए। तो जो भी लैंग्वेज यूज की जाती है न्यूज़पेपर के अंदर वो लोगों को प्रभावित करती है, लोग भी उस चीज से काफी प्रभावित होते हैं, काफी इंपैक्टफुल होता है वो जब भी न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल्स वगैरह आता है। तो ये सारे पॉइंट आपको बताना है कि क्या इंपैक्ट पड़ता है लोगों पर। एंड इसके बाद है समाचार पत्रों की भूमिका नागरिकता के आधार को व्यापक बनाने में, यानी कि लोगों को कैसे मजबूत बनाता है हमारा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के वो सारे रोल बताने हैं आप सभी को। इसमें सबसे पहला रोल है सूचना प्रदान करता है। देखो न्यूज़पेपर का काम क्या है, डेली करंट अफेयर्स के रूप में, चाहे लोकल हो या नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, उन तमाम पॉलिटिक्स, डिफेंस, हेल्थ, स्पोर्ट्स, बिजनेस, इन सब की इन्फॉर्मेशन एक ही न्यूज़पेपर में देना, जिससे कि समाज की जो चुनौतियां हैं वो भी लोगों को पता चल सके और क्या घटनाएं उनके आसपास घट रही है वो उनके बारे में समझकर अपनी राय बना सके। तो सूचना प्रदान करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है न्यूज़पेपर का, जिससे कि लोगों का जो आधार है वो मजबूत होता है। यानी कि न्यूज़पेपर से जो नागरिकता का आधार है, सिटीजनशिप का वाइडर है, वो काफी मजबूत होता है। एक कंट्री के होने के नाते ये लोगों का अधिकार है कि सूचना प्राप्त कर सकते हैं, तभी जाके आरटीआई भी वही लागू किया गया 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट संवाद को प्रोत्साहित करना। बहस और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है न्यूज़पेपर। जब भी हम किसी भी आर्टिकल्स या न्यूज से काफी प्रभावित होते हैं तो समाज में उसके ऊपर बहस और चर्चा स्टार्ट हो जाती है। तो समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर में अलग अलग लोगों की राय ली जाती है और उनको मुद्दा बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है, जिससे कि लोग अनकरेज हो, अपने विचारों को दे सके। तो अनकरेजिंग डायलॉग ये आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड पॉइंट हमारे सामने बदलाव की वकालत, यानी कि एडवोकेटिंग फॉर चेंज। देखो महत्वपूर्ण मुद्दों पे जब भी बहस किया जाता है न्यूज़पेपर के अंदर तो उसमें एक नहीं अनेक ऐसे रिपोर्टर, एडिटर शामिल होते हैं, कई विद्वान होते हैं, कई स्पेशलिस्ट होते हैं, कई ऐसे महाहस्तियों के आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर के अंदर छापे जाते हैं जिनमें उनके विचार और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एनालिसिस यानी कि विश्लेषण किया गया होता है। संपादकीय पदों को लेकर जो कि समाज के अंदर बदलाव की बात करती है, जिससे कि लोग भी काफी जागरूक होते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, नागरिकता का जश्न यानी कि सेलिब्रेटिंग सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या हो, एक देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं पर जो न्यूज़पेपर का पॉजिटिव इंपैक्ट है वो तो पड़ता ही है, साथ साथ वो उस देश के उन अधिकारों को भी उपयोग यानी कि यूज कर पाते हैं जो उनको फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिला हुआ है। तो एक देश का नागरिक इन चीजों को वो बारीकी से समझता है जो उसके आसपास की घटनाएं घट रही है और देश दुनिया में क्या हो रहा है, और वो अपने राय बनाता है क्योंकि वो जागरूक हो जाता है, जो कि एक देश के लिए बहुत जरूरी हो। तो निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाचार पत्र सूचना प्रदान करके संवाद को प्रोत्साहित करते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं। कोई एक नागरिक अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो उस पर जश्न मनाया जाता है। जैसे मान लो जब यूपीएससी में कोई आईएएस के एग्जाम में टॉपर आ जाए, कोई एनडी के एग्जाम में, कोई नीट में, जेईई मेंस में, तो क्या होता है कि उनको सेलिब्रेट किया जाता है, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कवर किया जाता है। तमाम ऐसी खबर जिससे कि लोग अनकरेज हो, थोड़ा प्रोत्साहित हो, उनको हमेशा जगह दी जाती है। तो ऐसा करके वे एक मजबूत, अधिक व्यस्त और लचीले लोकतंत्र समाज को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। और लोकतंत्र के अंदर सूचना का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, ये देश के लिए जरूरी होता है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से
पढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक मनन कीजिए, यानी कि क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द यूज ऑफ व्हाट्सएप एंड जूम टू टीच प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। जब छोटे बच्चों को व्हाट्सएप और जूम की सहायता से पढ़ाया जाता है तो उन बच्चों पे पॉजिटिव और निगेटिव कौन कौन से इंपैक्ट पड़ते हैं, आपको इस क्वेश्चन में इसका आंसर बताना है। इसी क्वेश्चन को और में घुमाकर पूछा जा सकता है, बट उसका आंसर एक ही होगा, जैसे कि एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में मीडिया की क्या भूमिका है। व्हाट एडुकेटिव रोल डू मीडिया प्ले इन एन एजुकेटेड पर्सन्स लाइफ, तो आपको इसके बारे में बताना है। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको बनाकर भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले मीडिया का काम क्या है आपको ये बताना है। मीडिया जो लोगों को इन्फॉर्मेशन, न्यूज के साथ साथ जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। मीडिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है ट्रेडिशनल मीडिया, जिसको पारंपरिक मीडिया कहा जाता है, जिसके अंदर प्रिंट मीडिया आती है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स यानी किताबें हो गई। एंड इसके बाद आज मॉडर्न मीडिया आ गई है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, थिएटर के अंदर जो भी हमें दिखाया जाता है। एंड डिजिटल मीडिया जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट, मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी आज एक मीडिया के काफी रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी सोर्स। तो इस तरीके से आपको मीडिया का इंट्रोडक्शन देने के बाद बताना है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप और जूम का इस्तेमाल कुछ खास परिस्थितियों में किया तो जा सकता है, बट इसके बच्चों पे इम्पैक्ट भी पड़ता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहले हम व्हाट्सएप की बात करते हैं। देखो व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के बीच में बातचीत किया जा सकता है, उनके बीच में वीडियो कॉलिंग या वॉइस मैसेज सेंड किया जा सकता है। टीचर्स के द्वारा बच्चों को होमवर्क, असाइनमेंट, ऐसे कुछ काम भेजे जा सकते हैं। और वीडियो को साझा करने यानी कि कोई भी लिंक सेंड करना हो तो व्हाट्सएप पे किया जा सकता है। तो कोरोना के टाइम पे इसका यूज और बढ़ गया, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें यही बताना है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल लोगों के स्टडी के लिए किया जाता है और जितने भी मैसेजिंग यानी कि मैसेज करने वाले जितने भी प्लेटफॉर्म है उनमें सबसे पॉपुलर व्हाट्सएप है। इसके बाद आता है जूम। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर्स लाइव आकर स्टूडेंट्स को क्लासेस दे सकते हैं। जैसे ऑफलाइन में क्लासेस होता है बट उस तरीके से नहीं होता, बच्चा अपने घर पे रहकर ही पढ़ाई कर सकता है जूम मीटिंग, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग यानी कि घर बैठकर चाहे हम जितने भी दूर हो हम अपनी स्टडी कर सकते। ये खासकर ऐसे समय में यूज किया जाता है जब बच्चा स्कूल में फिजिकली प्रेजेंट ना हो सके। कोरोना के टाइम पे ऐसा ही हुआ और पोस्ट कोविड यानी कोरोना के बाद इसका यूज और बढ़ता चला गया। अब इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। चलिए अब हम इसके नुकसान की बात करते हैं। देखो सबसे पहले सीमित अंतःक्रियाशीलता, यानी कि जो जूम है और व्हाट्सएप है इनका इस्तेमाल तो किया जा रहा है बट स्क्रीन के माध्यम से उनका ध्यान बनाए रखना और बच्चों का टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेशन बनाए रखना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, लिमिटेड इंटरेक्टिविटी होती है, यानी कि जो इंटरेक्शन है बच्चों के साथ वो सही से नहीं हो पाता। इस वजह से बच्चा 2 मिनट तो बना रहता है, उसके बाद वो बीच में ही कुछ मैसेज देखने लग जाता है या मिनिमाइज करके यूट्यूब खोल लेता है, गेम खेलने लग जाता है, बट उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेन टॉपिक से भटक जाता है। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी ये कमी है माइंड डिस्ट्रैक्ट होना। इसके बाद सेकंड पॉइंट है पहुंच की कमी यानी कि लैक ऑफ एक्सेस। ऐसे भी भारत के अंदर कई एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है और ऐसे में उन बच्चों को काफी नुकसान हो सकता है जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं। इंटरनेट की स्पीड अच्छी ना होने की वजह से उनकी क्लासेस कभी बंद हो जाती है, कभी क्लासेस नहीं ले पाते, इस वजह से वो ऑफलाइन ही सीखना पसंद करते। तो होता क्या है कि जिनके पास इंटरनेट की सुविधा अच्छी है वो सही से एजुकेशन ले लेगा और जिसके पास नहीं है वो नहीं ले पाएगा। इस वजह से जो इनइक्वालिटी है ये इंक्रीज होगी जो सोसाइटी में आगे चल के उन बच्चों का काफी नुकसान करेगी या उनके लिए बहुत ज्यादा ही नुकसानदेह होगा जिनको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल पाया, लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से। एंड इसके बाद हमारे पास है तकनीकी कठिनाइयां। कई बच्चों के पास तो अपना फोन तक नहीं होता, पापा घर पे आते हैं तब फोन लेकर वो अपनी स्टडी करते हैं, अपने भाई के फोन पे डिपेंड रहते हैं, लड़कियों के पास नहीं होता तो बड़े भाई पे डिपेंड रहते हैं। इसलिए रिसोर्सेज की कमी भी बच्चों को एजुकेशन लेने से रोकती है, कई एरियाज में ऐसा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है तकनीकी कठिनाइयां यानी कि टेक्निकल डिफिकल्टीज। देखो खराब इंटरनेट का कनेक्शन, कभी कभार डिवाइस का खराब हो जाना, तकनीकी ज्ञान का ना होना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से टीचर्स के साथ बच्चों का जो जुड़ाव है वो नहीं हो पाता। इसलिए टेक्निकल डिफिकल्टीज अगर क्लास के बीच में आ जाती है, देखो जहाँ पे भी तकनीक है वहाँ पे तकनीकी समस्या भी है, तो तकनीकी समस्याओं को सॉल्व करना ये कभी बीच में आ सकती है, लेकिन हम इसको सॉल्व करें या अपनी स्टडी करें इसी वजह से पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट है गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंता यानी कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। होता क्या है, जब भी हम किसी भी ऐप के थ्रू पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं तो जाहिर से बात है हम उसके साथ अपने डेटा को शेयर कर रहे होते हैं, तो जो हमारी प्राइवेसी है या जो हमारी पर्सनल डेटा है वो भी व्हाट्सएप या जूम के पास जा रहा होता है, तो ये हमारे डेटा को इकट्ठा करते हैं। तो इससे साइबर हमले और हैकिंग होने का जो जोखिम है वो बना रहता है। इससे हमारी प्राइवेसी किसी और के हाथ में जा सकती है जो कि हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एंड इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सामाजिकरण की कमी यानी कि लैक ऑफ सोशलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे दोस्त यार बनते हैं, हम समाज का एक हिस्सा होते हैं, हम अपने साथियों के साथ मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, हम किसी और से सीखते हैं
कोई हमसे सीखता है, बट ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। साथियों का कोई सहयोग नहीं मिल पाता, समाज से पूरे कट जाते हैं। एक रूम में बैठकर हम अपने फोन के साथ, अपने गैजेट्स के साथ मिलकर ऐसा माहौल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए सामाजिकरण की कमी है इसके अंदर, लैक ऑफ सोशलाइजेशन है, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। एंड इसके बाद है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम का मतलब क्या होता है? स्क्रीन टाइम का मतलब क्या होता है कि जब हम घंटों भर अपने स्क्रीन पे देखते रहते हैं तो इससे हमारी फिजिकली और मेंटली और हमारी जो आईसाइट है इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। कई बच्चों की तो आंख तक खराब हो जाती है। आजकल क्या है कि बच्चों के चश्मे लग गए आंखों, तो इससे आगे आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है उन बच्चों को, क्योंकि जो स्क्रीन टाइम है बच्चों को बढ़ते जा रहा है। एक दिन में घंटों भर बच्चे स्क्रीन पे सिर्फ देखते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे पलके हैं उसको बीच बीच में झपकते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना पलके झपके एक ही बार बस टक लगा के देखते जाए। इससे क्या होता है कि हमारे आईज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, फिर वो पेन करेगा, हेड पेन होगा, उसके बाद रात में नींद नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि जिसको रात में नींद नहीं आ रही वो आशिकी है, किसी के याद में वो नहीं सो रहा, भाई वो पूरे दिन पढ़ाई करके स्क्रीन को देख के भी उसको नींद नहीं आ रही होती है, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में मीडिया की क्या भूमिका है, आपको ये बताना है। देखो, सबसे पहली भूमिका ये होती है मीडिया की, लोगों को एजुकेट करता है। शिक्षित व्यक्तियों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये क्या करता है? इन्फॉर्मिंग करता है। इसके बाद है एजुकेटिंग करना। एजुकेटिंग मतलब ये लोगों को कौशल यानी कि स्किल भी सिखाता है। जैसे कि शिक्षित व्यक्तियों को जानकारी जब मिलती है और उन चीजों को वो एनालाइज और एवेल्यूशन कर पाते हैं, में क्या कमियां और क्या अच्छाइयां वो ये बता पाते हैं। क्योंकि चाहे प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या टेलीविजन हो, उस पर जो भी डिबेट हो रहा होता है, उस डिबेट से हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझ पाते हैं। हम अपने राय बना पाते हैं खुद से, जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है ये बाहर निकल कर आती है। इसके बाद नए विचारों को उजागर करना, यानी कि स्टिमुलेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? नए विचार जो कि रचनात्मक विचार हो, जैसे नए विचारों का दृष्टिकोण, हमारे नजरियों का, हमारे कल्चर का, आसपास जो भी हमारा बिहेवियर है उस पर ऐसा इम्पैक्ट पड़े जिससे कि हम नए नए इनोवेशन कर सके, नए नए आविष्कार कर सके, हमें काम कैसे करना चाहिए, हम इसके नए नए तरीके ढूंढ सकते। ऐसा तब होगा जब हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करेंगे, उस चीजों को पहले समझेंगे, उनकी कमियों को ढूंढेंगे, देन उस पर हम फैसला लेंगे। ऐसा तब हो सकता है जब हम सोशल मीडिया के उन पॉइंट्स को अपनाएं, उन पॉजिटिव चीजों को अपनाएं जो हमारे लाइफ में एक स्किलफुल तरीके से काम भी आए। बट आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चे 4-5 घंटे यूं ही निकाल देते हैं, जो कि हमारे लाइफ के अंदर एक रत्ती भर भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। इसलिए हमें उन चीजों पे अपना टाइम देना चाहिए जो कहीं ना कहीं हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजन प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट। मीडिया भी कई शिक्षित व्यक्तियों के मनोरंजन का एक स्रोत है, चाहे वह फिल्में हो, टीवी शो हो, संगीत, मीडिया के अन्य रूपों के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करता है। कई मीडिया चैनल्स भी सास बहू की कहानियां बता रहे होते हैं, बॉलीवुड में क्या चल रहा है इसके बारे में बता रहे होते हैं। वो खेल तो टीआरपी का होता है बट एंटरटेनमेंट करवा रहे होते हैं। इसके बाद दूसरों के साथ जुड़ना, यानी कि एनकरेजिंग सिविक एंगेजमेंट। जब भी हम सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे होते हैं तो इससे दूसरे लोगों के साथ जुड़ाव होता है। हम उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर हम अपनी राय बनाते हैं, और ऐसे ही अलग अलग ग्रुप डिस्कशन होता है जिससे कि एक अच्छा कंक्लूजन निकल कर आ पाता है। जैसे कि आपने संसद टीवी भी देखा होगा, कई ऐसे डिबेट शो होते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बहुत काम आती है। तो इस तरीके से लोगों को ये साथ जोड़ता है। लास्ट में कंक्लूजन में कह सकते हैं हम कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जबकि ये प्लेटफॉर्म पहुंच और सुविधा प्रदान करते हैं, ये व्यक्तिगत बातचीत को कम कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ा सकते हैं। बट आने वाले टाइम में दुनिया डिजिटल होने वाली है और इन प्लेटफॉर्म का जो यूज है ये बढ़ता ही जाएगा। अब लोग डिजिटल आ रहे हैं, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, घर बैठे लोग पढ़ ले रहे हैं, अपना तमाम जानकारी यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो घर बैठे ही निकाल सकते हैं, जिसके अपने फायदे नुकसान भी हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल क्या होते हैं, उनके बारे में जानना क्यों जरूरी है, यानी कि व्हाट आर द पेड न्यूज एंड एडवर्टोरियल, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट देम। तो इसके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए और सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल का मतलब होता क्या है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के दिया जा सकता है जिसमें आपको इसकी आलोचना भी करनी होती है। चलिए हम समझते हैं पहले इन दोनों का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो, जब भी मान लो ये एक इंसान है और इसको अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विस की एडवर्टीजमेंट करवानी है, तो ये जाएगा किसी ऐसे मीडिया चैनल्स के पास जो इसके प्रोडक्ट्स को या इसके सर्विस को एडवर्टीजमेंट यानी कि एक्सेप्ट करे, और ये बोलेगा भाई देख मेरा ये सामान है और तू इसको ऐड दिखा और लोगों को दिखा कि भाई इसकी क्या अच्छाइयां हैं, और इसके बदले में ये इस मीडिया चैनल को पैसा देगा, और इसी पैसे के बदले में ये इसके ऐड को अपने चैनल्स पे या अपने पोस्ट पे या अपने वेबसाइट पे दिखाएगा। इसी को कहा जाता है सशुल्क खबर यानी कि पेड न्यूज, यानी कि पेड यानी कि पैसे देकर अपने विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट को दिखाना। बट यहाँ पे सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल को हम विस्तार से पहले जानते हैं। इससे पहले हम ये जानते हैं कि सशुल्क खबर यानी कि जो पेड न्यूज है, इसकी जो डेफिनेशन है ये भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI, इसको कहा जाता है द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा डिफाइन किया गया है। इसके द्वारा कहा गया है सशुल्क खबर, जिसको इंग्लिश में पेड न्यूज कहा जाता
है कि एनी न्यूज और एनालिसिस अपीयरिंग इन एनी मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज चैनल्स, मीडिया चैनल्स जो होते हैं वो टेलीविजन पे जो दिखाया जाता है। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी हम प्राइस देकर, चाहे वो कैश के रूप में या किसी भी तरीके से जो हम उनको पे करते हैं, और उसके बदले में हम अपने प्रोडक्ट्स की एड्स दिखलवाते हैं। जैसे आप टीवी चैनल पे देखते हो तो वो सारी एड्स पेड न्यूज ही होती है, उसमें एड्स दिखलाने के लिए हम उनको पे करते हैं, यानी कि अलग अलग कॉर्पोरेट यानी कि कंपनियों के द्वारा। इसके बाद एडवर्टोरियल। देखो एडवर्टोरियल, देखो जो विज्ञापन देना चाहता है, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट देना चाहता है, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ावा देने के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए वो प्रिंट मीडिया के पास जाता है या वेबसाइट के ऊपर जो भी एड्स दिखते हैं उनके पास जाता है और उनको एड्स लगाने के लिए कहता है। जैसे कि आप यूट्यूब वीडियोस में देखते हो, वीडियोस प्ले होने से पहले एड्स आता है, वीडियोस के बीच में एड्स आते रहते हैं। तो ये क्या है? ये एक एडवर्टोरियल का ही एग्जांपल है जिसमें एड्स दिखाया जाता है। ज्यादातर एड्स तो जोमेटो के, स्विगी की हम देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि लोगों को अट्रैक्शन एड के प्रति जाए और लोग उस चीज को ले सके, जिससे कि कंपनी का फायदा हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एड्स के। जैसे कि यूट्यूब वीडियोस के एड्स आपने देखा है, टीवी पे भी आपने एड्स देखा हुआ है, वेबसाइट के ऊपर भी एड्स लगाए जाते हैं जिसको हम व्लॉग कहते हैं। व्लॉग का मतलब होता है जो भी आप लिख रहे हो के बीच में, आर्टिकल्स के बीच में एड्स लगाना, जो कि गूगल के द्वारा लगाया जाता है और अलग अलग कंपनी इस एड को देती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है dostpढ़ाओ.com। इसके ऊपर हम सारे आपके नोट्स वगैरह देते हैं। आप यहाँ से आके नोट्स भी ले सकते हो, सारे सेमेस्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये इस नोट्स का आपको पेमेंट नहीं करना होता या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं आपको। इसके बदले में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एड्स लगाते हैं और ये एड्स गूगल के विज्ञापन आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पे विज्ञापन आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे साइड में यहाँ पे इस तरीके से एडवर्टीजमेंट ऑन हुआ पड़ा। आप कभी भी जिस भी वेबसाइट पे जाते होगे तो वहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट दिखता ही है। तो ये क्या, ये भी एक एडवर्टोरियल ही है जो अलग अलग कंपनीज के द्वारा लगाया जाता है वेबसाइट पे, डिजिटल मार्केटिंग यानी वीडियोस पे ये लगाया जाता है, जिससे कि अपनी ब्रांड को प्रमोट किया जा सके। बट अब हम ये देखते हैं कि सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल का महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है रिवेन्यू, यानी कि इससे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? पहुंच। हम अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि जो उसकी रीच होगी वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है एडवर्टीजमेंट के सहारे। अब वो चाहे प्रिंट मीडिया में करे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करे, यूट्यूब के ऊपर भी स्पॉन्सर होता है या हम उसके सहारे करें। एंड प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंस क्या होता है इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो, जब भी कोई एडवर्टीजमेंट दिया जाता है तो इसका लोगों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक ही चीज को बार बार दिखाया जाता है और लोग सोचते हैं कि आखिर इसमें है क्या ऐसा, और लोग उसको परचेज करने लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव लोगों पे पड़ता है। एंड इसके बाद में नैतिकता, यानी कि एथिक्स इसमें क्या है। एथिक्स इसके अंदर ये है, अक्सर ऐसा होता है कि पैसे देकर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, लोगों के बीच में गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती है। तो एथिक्स रूप से यानी नैतिकता के रूप से टोटली गलत है। इसके बाद आपको बताना है सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल की बढ़ती प्रवृत्ति पर आलोचना, यानी कि आपको इन दोनों की आलोचना करनी है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको धोखाधड़ी का बताना है। जैसे कि आज भी ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है जिसको लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे गेमिंग एप्स भी है जिसको यूज करना बिल्कुल ही बैन किया गया है। इसके बावजूद भी लोग इसको प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ लूडो गेम है जिनको प्रमोट नहीं किया जा सकता, इसके बाद भी लोग प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी इसमें किया जाता है। इसलिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है यहाँ पे। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? नैतिक सरोकार। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डेटा चुरा लेते हैं और उस डेटा को और लोगों तक बेच देते हैं। जो मोरालिटी है यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई जाती और आपके साथ गलत काम हो सकता है और आपके डेटा और आपके प्राइवेसी का मिसयूज किया जा सकता है। इसके बाद है पत्रकारिता की विश्वसनीयता आंकना, यानी कि जो भी पेड न्यूज होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई न्यूज दिखाया जाता है या हम किसी फेवर में बात कर रहे होते हैं या रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो ये कह दिया जाता है कि इसने जरूर इससे पैसे लिए होंगे तभी ये इसके फायदे को गिनवा रहा है। इसलिए चाहे रिपोर्टर जो भी हो, उसको हमेशा फायदे और नुकसान दोनों बताने चाहिए। अगर हम सिर्फ फायदे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा भाई बंदा पेड है, पैसे लेकर इन तमाम न्यूजों को दिखा रहा है। और भारत के अंदर ऐसे कई मीडिया चैनल्स है जो पेड न्यूज चलाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। अपने चैनल के ऊपर हाई हल्ला करवाते रहते हैं, डिबेट करवाते रहते हैं ताकि उनके टीआरपी बनते रहे, सरकार से पैसा आता रहता है। तो ऐसे कई सारे चैनल्स है। एक तो इतना गिरा हुआ चैनल है, उस जैसा चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, सच बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा काफी सारे चैनल है। तो इसके बाद हम बात करते हैं पारदर्शिता की कमी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। ये हमने देख लिया। और ये क्या करते हैं? मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। क्या होता है अक्सर पेड न्यूज के तहत क्या होता है, जो भी एड्स दिखाया जाता है, उस एड्स को दिखाने के बाद लोग को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि उस एड्स को देखने के बाद लोग अपनी ओपिनियन को ही चेंज कर दे और अपने ओपिनियन उस एड्स के अकॉर्डिंग बना ले, ताकि चीजों को क्रिटिसाइज ना करके उस एड्स के में जो दिखाया गया है उसको वो आंख बंद करके मान ले। और ऐसा तब होता है जब लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन ना गई हो और उनको मैनिपुलेट किया गया हो। बट इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। इसलिए एक जर्नलिस्ट यानी कि एक रिपोर्टर का जो रोल है इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में से कई रिपोर्टर हैं जो पैसे लेकर सिर्फ एक ही खबरों को बस भूनते रहते हैं, उसी को दिखाते रहते हैं, बाकी तमाम समस्याओं से वो गौर भी नहीं करते, यानी इग्नोर करते। तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से बचना, डैमेज टू मीडिया आउटलेट रेपुटेशन। अक्सर
ऐसा होता है कि जब कोई एक चैनल ऐसा कर रहा होता है और इसी बिहाफ पे तमाम चैनलों को भी क्रिटिसाइज यानी कि उसकी आलोचना की जाती है। तो इसमें आपको यही बताना है इसकी कमियां क्या है, इसके फायदे क्या है। फायदे अपनी जगह है तो उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्फॉर्मेशन सही पहुंचे मीडिया का ये रोल होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सशुल्क खबर और एडवर्टोरियल मीडिया प्रारूप के लिए महत्वपूर्ण राजस्व धाराएं प्रदान करते हैं, यानी कि ये इनकम का सोर्स है जिसको सोर्स के रूप में ही यूज किया जाना चाहिए, बट इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, कोई मिसलीडिंग हम न्यूज ना दे, इसका ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिल्म का उदाहरण लेकर चर्चा करें कि उनके लिए सामाजिक समस्याओं के चित्रण में गंभीरता बनाए रखना कितना मुश्किल है। यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ फिल्म, डिस्कस हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू मेंटेन सीरियसनेस व्हाइल पोर्ट्रेइंग अ सोशल प्रॉब्लम। एक फिल्म को बनाते टाइम जब भी कोई सामाजिक समस्याओं को उठाया जाता है तो इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किन किन चैलेंजेस यानी कि ऐसी कौन सी चुनौतियां आती है उस फिल्म को बनाते टाइम। चलिए अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक फिल्म के एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो कोई सा भी एक फिल्म ले लेते हैं जिसके अंदर सामाजिक समस्याओं को दिखाया गया हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए मैंने मदर इंडिया मूवी ले लिया है। मदर इंडिया मूवी महबूब खान के द्वारा 1957 में बनाया गया था और इस मूवी के अंदर एक राधा नाम की महिला को दिखाया गया है जो कि बहुत ही गरीब होती है। तो मदर इंडिया मूवी में जिस राधा नाम की महिला को दिखाया गया है, इनकी नई नई शादी होती है और बहुत गरीब होते हैं ये। तो इनके जो पति होते हैं ये काम करने के लिए जाते हैं, ये कोई पत्थर वगैरह और का काम करते हैं, काफ़ी हैवी काम होता है, तो इनके दोनों हाथ चले जाते हैं, बेचारे अपाहिज हो जाते हैं। अपाहिज हो जाने की वजह से कोई काम नहीं करते और इनके 3-4 बाल बच्चे भी होते हैं और बीच में ही इनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। फिर इनकी वाइफ काम करने जाती है, ये घर में रहते हैं, जो इनको देखने के बाद अच्छा नहीं लगता। तो गरीबी भूखमरी इतनी ज़्यादा आ गई थी कि इनको साहूकार से कर्ज लेना पड़ा था और जब साहूकार ने इनको पैसा दिया तो उसके बदले में इनको ब्याज देना पड़ता था और ऐसे ही सालों साल चलते चला जाता और ये एक गरीबी और काफ़ी संघर्ष में जिंदगी जी रहे थे और साहूकार के द्वारा जो शोषण किया गया इस मुद्दे को भी इस मूवी के अंदर दिखाया गया। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं को चित्रित करते हुए मदर इंडिया की फिल्म के सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आई। क्योंकि हमने ये देखा कि मदर इंडिया मूवी में उस टाइम पे हो रहे अत्याचार, असमानता, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी, इन सबको दिखाया गया है और इस गंभीर समस्या से कैसे निजात यानी कि हम छुटकारा पा सकते हैं इसके बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस मूवी को बनाते टाइम क्या क्या चैलेंजेस आए। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको बताना है सेंसरशिप यानी कि सेंसरशिप का मतलब होता है जब किसी मूवी के ऊपर रोक लगा दिया जाए। मदर इंडिया एक ऐसे समय में रिलीज की गई थी जब भारत सरकार का जो दृष्टिकोण था, जो नजरिया था, वो काफी कंजर्वेटिव हुआ करता था, काफी पुरानी सोच की हुआ करती थी, क्योंकि सोशलिज्म को काफी प्रमोट कर रही थी गवर्नमेंट, नेहरू जी की सरकार थी। इसलिए उस टाइम पे हुआ क्या कि इन मूवियों को आलोचना का शिकार होना पड़ा और आगे तक ये मूवी पहुंच नहीं पाई। फिर भी ये भारत के इतिहास में बहुत फेमस मूवी मानी जाती है। इसकी स्टार्टिंग तो ब्लैक एंड व्हाइट से होती है और आगे चल के ये रंगीन में चेंज हो जाती है, यानी कलरफुल मूवी बन जाती है। बहुत फेमस मूवी इसको मानी गई है। सेकंड पॉइंट है मनोरंजन और शिक्षा में संतुलन, यानी कि इसने क्या किया, बैलेंसिंग किया एंटरटेनमेंट में और एजुकेशन में। यानी कि मदर इंडिया मूवी ने अपने संदेश को भी दिया, साथ ही साथ उसके अंदर पिक्चर्स, विजुअल्स, म्यूजिक्स, इन सब का इस तरीके से शानदार तरीके से प्रस्तुति किया गया है जिससे कि लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, लोगों का एजुकेशन भी इससे ये मिलता है और सामाजिक सीख भी मिलती है, जो कि उस टाइम पे गरीबी और लैंडलॉर्ड के द्वारा यानी कि जमींदारों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा गरीब लोगों की हेल्प के नाम पे पैसा दिया जाता था और उनसे बदतमीजी और उनका शोषण किया जाता था। जैसा कि मदर इंडिया मूवी के अंदर एक साहूकार होता है, लैंडलॉर्ड, जिसका नाम होता है लाला। इसने भी इस महिला के ऊपर काफी अत्याचार किए, इनके गरीबी का फायदा उठाया, इनको कर्ज दिया और कर्ज में इतना डुबाता चला गया, इनसे उस पैसे का ब्याज लेता और बेचारी इस महिला के ऊपर काफी अत्याचार किया जाता। तो इस मूवी के अंदर इसको उजागर करते हुए जो साहूकार है लाला, उसके रोल को दिखाया गया है और ये उस टाइम पे भारतीय समाज के अंदर काफी ज्यादा ही फैल चुका। तो जब इस मुद्दे को उठाया गया तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे जो रूढ़िवाद की सोच है, रूढ़िवादी की सोच है, यानी जिनकी पुरानी सोच है, जिनको लगता है कि नहीं ये प्रथा सही है, तो इन्होंने इस पे सेंसर यानी कि रोक लगाने की मांग की। इसके बाद सेकंड पॉइंट है मनोरंजन और शिक्षा में संतुलन, यानी कि बैलेंसिंग किया हुआ है एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में। ये हमने भी देखा ही, क्योंकि इससे लोगों को एजुकेशन भी मिलता है और एंटरटेनमेंट भी दिया गया है। एंड थर्ड पॉइंट है रूढ़िवादिता से निपटना। देखो मदर इंडिया मूवी के अंदर इस बात पे भी जोर दिया गया है कि समुदाय की गरिमा बनी रहे, लचीलापन दिखाते हुए इनकी जो शक्ति है लोग इसको भी महसूस करें। आखिर जब भी कोई संघर्ष हो रहा होता है या जो भी इंसान अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा होता है तो वो आसानी से हार ना माने। बट अगर इस रास्ते में कोई रूढ़िवादी सोच के लोग आए, जो पुरानी सोच के लोग हों और आपको अगर वो काम करने नहीं दे रहे हैं, तो उनका भी सामना हमें डटकर करना चाहिए। यानी कि हमें जो कंजर्वेटिव सोच के लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो काफी कंजर्वेटिव है और आज के इन नियमों और कानूनों को फॉलो नहीं करना चाहते, इनको लागू नहीं करना चाहते। आज क्योंकि होता क्या कि कुछ लोगों का ये मानना है जो हजारों साल से कस्टम चले आ रहे हैं ये सही है और हमें नए कस्टम नहीं अपनाना चाहिए। इसी को हम रूढ़िवादी कहते हैं, यानी कंजर्वेटिव कहते हैं। बट जरूरी नहीं कि जो हजारों साल पुराना हो वो आज सही हो, इसलिए समय के अनुसार उसको चेंज किया जा सकता है। इसीलिए मदर इंडिया मूवी में जब चेंजेस की बात की गई, जब सामाजिक मुद्दे उठाया गया, तो लोगों ने इस पे नाराजगी भी दिखाई, बट कई लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया। बाद पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, इंपैक्ट ऑन दी ऑडियंस, यानी कि
दर्शकों पे प्रभाव क्या होता है इसका। देखिए, मदर इंडिया मूवी के अंदर सामाजिक मुद्दों को उठाकर लोगों को जागरूक किया गया है। किस तरीके से सोशल चेंज करना जरूरी है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा सा हो गया है शोषणकारी, जिसके अंदर साहूकार गरीबों का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो इसी गरीबी का महिमा मंडन करते हुए इस मूवी के अंदर महिलाओं और पिछड़ों और गरीब लोगों की कंडीशन यानी कि उनकी परिस्थितियों को दिखाया गया है ताकि उनका निपटारा हो सके। लेकिन आगे चल के कुछ कंजर्वेटिव सोच के लोगों ने ये कहा कि इस मूवी के अंदर गरीबों का ज्यादा ही महिमा मंडन किया गया है, सिर्फ गरीबी के बारे में ही बताया गया है और इस मूवी की इस आधार पर आलोचना की गई है। इसलिए जब भी उस टाइम पे कोई ऐसी मूवी बनती थी तो लोगों तक ये पहुंच पाए ऐसा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि पुराने सोच वाले लोग, जिसको कंजर्वेटिव या रूढ़िवादिता कहते हैं, ये आगे तक जाने नहीं देते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये कठिनाइयां आती थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फिल्म मदर इंडिया ने इस तरह से सामाजिक समस्या का चित्रण करते हुए गंभीरता को बनाए रखा, यानी कि द फिल्म मेंटेन्ड सीरियसनेस व्हाइल पोर्ट्रेइंग अ सोशल प्रॉब्लम, यानी कि जो सोशल प्रॉब्लम है इसमें एक्टिवनेस दिखाते हुए इस मूवी के अंदर उन सारी बातों को दिखाया गया। जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया गरीबी और कठिनाई का यथार्थवादी चित्रण, यानी कि मदर इंडिया मूवी के अंदर पॉवर्टी के साथ उस टाइम पे जो रियलिस्टिक सोसाइटी थी हमारी, यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी में रियलिटी में जो चल रहा है उस टाइम पे जो प्रॉब्लम है उन सभी को दिखाया गया। जैसे कि 1950 का जो टाइम था, उस टाइम पे गांव की हालत बहुत खराब हुआ करते, परिवार के अंदर काफी संघर्ष करना पड़ता था, जो जीवित रहने के लिए एक साहूकार संघर्ष करना पड़ता था। और उस टाइम पे लोग इतने कर्ज में डूबे हुए थे क्योंकि एग्रीकल्चर से इतना पैसा आ नहीं रहा था। साहूकार से, यानी कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जमींदार, उनसे कर्ज ले लिया करते थे और ये साहूकार इनकी मजबूरी का फायदा उठाया करते थे। गरीबी और कठिनाइयों का यथार्थवादी चित्रण, यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक, बिल्कुल जो था उसको ही दिखाया गया इस मूवी के अंदर, बिल्कुल रियल फील करवाया गया है जो उस टाइम की सोशल कंडीशन हुआ करती थी। सेकंड पॉइंट क्या है, महिला नायक का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीमेल प्रोटोगोनिस्ट। एंड इसका मतलब क्या होता है, देखो फिल्म की मुख्य पात्र राधा है और राधा की गरीबी और संघर्ष को इस मूवी में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों, यानी कि परिस्थितियों पर भी कंट्रोल ना होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को नहीं तोड़ा, अपने आप को मजबूत रखा और लचीलापन दिखाते हुए भारतीय राष्ट्र की शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक बना, यानी कि इन्होंने हार नहीं माना और मरते दम तक इन्होंने संघर्ष किया। तो इस मूवी के अंदर इसी चीज को दिखाया गया है। थर्ड पॉइंट क्या है, भावनात्मक गहराई, यानी कि इमोशनल। देखो इस मूवी के अंदर अपनी गरिमा की रक्षा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा एक महिला को, इसके बारे में बताया गया किस तरीके से अपने बच्चों को पालती थी, क्योंकि राधा जी का जो पति था उनके दोनों हाथ चले गए थे, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते, तो राधा को ही अपना सारा काम करना पड़ता था। तो इस मूवी के अंदर गहराई से उस भावनाओं, उस इमोशंस को दिखाया गया है। अगर आप इस मूवी को देखोगे तो फील कर पाओगे। 1957 की है, लोग बोर हो जाएंगे, बट आज भी यूट्यूब पे कुछ क्लिप्स इसकी मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, संगीत का उपयोग। फिल्म के अंदर संगीत का इस तरीके से यूज किया गया है ताकि लोगों को इमोशनली अटैच किया जा सके। जैसे कि इस मूवी के अंदर एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जहर इस जिंदगी का पीना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी ही लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, तो इमोशनली लोगों को ये अटैच कर पा रही है, क्योंकि जिंदगी में आए हैं भाई, जीना ही पड़ेगा और अगर समस्याएं आती है तो उसको झेलो या उसको सह लो या उससे लड़ो, यानी कि जिंदगी का जहर पीना ही पड़ेगा। तो ये इस मूवी में जो बताया गया है कहीं ना कहीं इमोशनली लोगों को अटैच करती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, परिणामों का चित्रण, यानी कि फिल्म साहूकारों द्वारा ग्रामीण महिलाओं के शोषण के भयानक परिणामों को भी दिखाया गया है, यानी कि इस मूवी के अंदर किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं, यानी कि गांव में रहने वाली महिलाओं का एक्सप्लोटेशन किया जाता था उस टाइम के वहां पे रहने वाले लैंडलॉर्ड, यानी कि जो जमींदार हैं उनके द्वारा। तो इसी में चेंजेस करने की बात इस मूवी में उठाई गई है, जो कि सोशल चेंज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में मदर इंडिया एक महत्वपूर्ण मूवी है। इसने सामाजिक समस्याओं को तो दिखाया, साथ ही साथ उस टाइम के उन चुनौतियों का भी सामना किया जिसके वजह से सामाजिक परिवर्तन आई और लोगों के अंदर जागरूकता भी आई। समाज के अंदर इस मूवी का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। तो आपके एग्जाम में फिल्म स्टोरी को लेकर एक क्वेश्चन दिया जा सकता है और इस तरीके से इसको घुमा कर बोला जाएगा कि कोई भी एक फिल्म का एग्जाम्पल लीजिए जो सामाजिक असमानता या सोशल कंडीशन को दिखाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, जैसे मैंने मदर इंडिया मूवी का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है। क्लियर है? तो मूवी स्टोरी और इसके बाद एक स्टोरी राइटिंग भी आ सकता है, जिसमें आपको कोई एक सीरियल लेना होगा एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो देखिए जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ये भी समझाता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक टेलीविजन धारावाहिक का उदाहरण लेकर चर्चा करें कि उनके लिए ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्व के चित्रण में प्रामाणिकता बनाए रखना कितना मुश्किल है। Using the example of a television serial, discuss how it is difficult for them to maintain historical authenticity while portraying historical events and पर्सनैलिटीज। यानी कि जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज है या उन घटनाओं को सीरियल में दिखाते टाइम कौन कौन सी चैलेंजेस आती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो भी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको जब हम आधुनिक टाइम पे दिखाते हैं तो उनका पहनावा, चेहरा, उनकी भाषा, उनकी बोली आधुनिक टाइप से होती है, यानी कि जो मॉडर्न टाइम में हम यूज करते हैं वैसी होती है। फिर उसको देखने में इतना मजा नहीं आता, यानी कि उसको वास्तविकता से हम जोड़ नहीं पाते। जब भी किसी घटना को हम वास्तविकता, रियलिटी के साथ जोड़कर समझते हैं, हाँ भाई ऐसा ही हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रियल लगने लग जाती है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा
महाभारत है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टोरी राइटिंग दिया गया है कि एक ऐसा कोई सा भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट लीजिए, ऐसा कोई सा भी ऐतिहासिक घटना लीजिए, और उस घटना के अंदर जितने भी व्यक्तित्व या जितनी भी पर्सनैलिटीज को रखा गया है और उन घटनाओं में हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी कितनी है, आपको ये बताना है। आखिर उसका प्रमाण क्या है, यानी कि जो प्रामाणिकता है आपको इसको स्पष्ट करना है। तो चलिए अब हम इसका आंसर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं महाभारत का। क्वेश्चन में पूछा गया, आप कोई सा भी एक सीरियल ले सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट वो एक घटना ऐतिहासिक होनी चाहिए। तो ऐतिहासिक घटना यानी कि एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट के रूप में महाभारत को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है एक सीरियल के रूप में, जो कि भारत के टीवी पे चलाया भी गया है। तो चलिए आंसर में समझते हैं। देखो, महाभारत एक जटिल महाकाव्य है जो कि प्राचीन भारत में दो परिवारों के बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में हुए युद्ध की कहानी है। इस युद्ध के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होता है जिसमें पांडवों की जीत होती है, और इस युद्ध के अंदर उन तमाम घटनाओं को भी दिखाया गया है कि किस तरीके से सत्ता के लिए संघर्ष किया जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्व को चित्रित करते समय ऐतिहासिक प्रामाणिकता बनाए रखने में इसकी क्या क्या कठिनाई है, यानी कि डिफिकल्टीज टू मेंटेन हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी, यानी कि क्या प्रमाण है कि सच में ऐसी कोई घटना हुई है, वाइल पोर्ट्रेइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज, यानी कि इन पर्सनैलिटीज को दिखाते टाइम आखिर किन प्रमाणों का सहारा लिया जाता है। तो प्रामाणिकता क्या है, आपको इसके अंदर इसको डिस्क्राइब करना है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये है सीमित ऐतिहासिक साक्ष्य। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। इसमें वर्णित कई घटनाएं सदियों पुरानी हैं, तो उस अवधि के ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास इतने तो है नहीं, इसलिए कई ऐसी इसमें घटनाएं हैं जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, या ऐसा कहा जाता है कि इसको समझना, इस पे विश्वास करना बहुत कठिन है। यानी कि लिमिटेड हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास। जैसे कहा जाता है कि महाभारत की रचना है वो वेद व्यास ने की है, तो क्या वेद व्यास ने ही की है, कितने टाइम से की है, तो उसके टाइम को लेकर और तमाम ऐसी घटनाओं को लेकर भी कुछ एविडेंस ना होने की वजह से तो थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती है। देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, अलग अलग संस्करण और व्याख्याएं, यानी कि डिफरेंट वर्जन्स एंड इंटरप्रिटेशंस, यानी कि महाभारत सदियों से कई संस्करणों और व्याख्याओं के माध्यम से पारित किया गया है। इसमें कई बार अलग अलग तरीके से परिवर्तन भी किए गए हैं, जो ये डिसाइड करता है कि कितनी चुनौतियों का सामना किया गया है। तो इसमें जो हिस्टोरिकल घटनाएं हुई है, कभी कभार उस पर विश्वास किया जाना मुश्किल हो जाता है। आखिर इसके सोर्स हमें मिले हैं महाभारत होने के, फिर भी ऐसे कुछ घटनाएं हैं जिस पे लोग विश्वास नहीं कर पाते कि महाभारत में सच में ऐसा हुआ होगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, पौराणिक कथाएं और किंवदंती, यानी कि मिथोलॉजी एंड लेजेंड। देखो, महाभारत केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज ही नहीं है, यह पौराणिक कथा है जो कि महाभारत के दो परिवारों के बीच में लड़ी गई युद्ध है। तथ्य को कल्पना से अलग करता है ये, इसमें फैक्चुअल चीज़ें बताई गई है। ऐतिहासिक घटनाओं और पौराणिक या अलौकिक तत्वों के बीच इसमें अंतर किया गया है, बट अंतर करना थोड़ा सा चैलेंजेस यानी कि चुनौतीपूर्ण है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को तो बताया गया है, इसके साथ साथ उस टाइम की उस अलौकिक तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया है जिसको लोग आज भी नहीं समझ पाते, यानी कि उस टाइम पे इतने महान लोगों के द्वारा सिर्फ इस चीज के लिए युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और दृष्टिकोण। देखो, यह उस समय की कथा या मूल्यों को फिट करने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्व के अतिशयोक्ति या विकृति का कारण बनता है। तो 1988 में भारत के अंदर टीवियों पे दिखाया जाने लग गया था महाभारत, और जिस टाइम पे इसको दिखाया जाने लग गया तो वो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ, काफ़ी फेमस भी हुआ, क्योंकि उसमें जिन पर्सनैलिटी को यूज़ किया गया था उनका व्यक्तित्व काफ़ी यथार्थ यानी कि रियलिस्टिक लग रहा था, और चीज़ों को लोग इमोशनली जोड़ पा रहे थे। बट हम आज देखते हैं कई ऐसे मॉडर्न कैरेक्टर आते हैं महाभारत के जो फिट नहीं बैठते, क्योंकि उनका पहनावा, बोलचाल, भाषा जो होती है उनकी आज के अकॉर्डिंग होती है। जबकि हम महाभारत में देखते हैं किस तरीके से कभी कभार संस्कृत और शुद्ध हिंदी का यूज़ किया जाता था। इसलिए महाभारत के पात्रों की जो सटीकता है, इमोशनली जो अटैचमेंट है, वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। और महाभारत का जो 1988 में प्रसारित हुआ था नेशनल पे, वो काफ़ी फेमस भी हुआ क्योंकि उसके अंदर इन चीज़ों का ध्यान रखा गया था। नेक्स्ट क्या, बदलता सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि चेंजिंग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इससे ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्वों को उनके मूल संदर्भ में समझना और उन पर आधुनिक सांस्कृतिक मूल्यों को थोपना, थोड़ा इससे बचना होगा, क्योंकि जो संस्कृति चली आ रही है उस संस्कृति में अगर हम आज के टाइम पे कोई और नया चीज़ लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बेकार हो जाएगी जो पहले से चली आ रही है और लोगों को जिस पे ज़्यादा विश्वास हो रहा है। तो आज अगर महाभारत के नाम पे कुछ भी एक धारावाहिक के रूप में या सीरियल के रूप में दिखा दिया जाए तो जनता उसको समझ नहीं पाएगी, इमोशनली अटैच नहीं कर पाएगी। इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो कल्चरल वैल्यू चली आ रही है, हमें उसको मेंटेन रखना है, और जिस तरीके से भारत के अंदर महाभारत जो दिखाया गया था उसके अंदर इसको मेंटेन भी रखा गया था। चलिए हम बात करते हैं महाभारत की क्या विशेषताएं हैं जो भारत के टेलीविजन पर दिखाया गया। सबसे पहले इसकी लंबाई की बात करते हैं। ये सबसे लंबा चलने वाला टेलीविजन शो है, यानी एक सीरियल है, जिसको मूल रूप से भारत के अंदर 1988 में भारत के अंदर टेलीकास्ट किया गया था। इसमें टोटल 94 एपिसोड थे
जो कि लगभग 45 मिनट लंबा था एक एपिसोड इसका। महाकाव्य पैमाना यानी कि एपिक स्केल की बात करें तो इसमें चचेरे भाइयों पांडवों और कौरवों के दो समूह के बीच में कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध की कहानी इस महाभारत के अंदर शामिल किया गया था। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, धार्मिक और पौराणिक विषय यानी कि रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल थीम्स इसके अंदर शामिल किया गया है। यानी कि महाभारत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पौराणिक पाठ है। देवी देवताओं की उपस्थिति सहित हिंदू पौराणिक कथाओं के तत्व भी इसमें शामिल हैं। यानी कि महाभारत के अंदर उन सभी पात्रों को शामिल किया गया है जो महाभारत के युद्ध में शामिल थे, तो जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया था। और पॉइंट क्या है, बहुआयामी चरित्र यानी कि पात्र अच्छी तरह से विकसित और चित्रित किए गए हैं जो कि दिखने और समझने में लोग काफी अटैच कर पाते हैं। जो 98 में ओरिजिनल महाभारत बना था उसके बाद कई महाभारत बने, लेकिन वो सक्सेस इतने नहीं हो पाए जितना नेशनल पे जो चला था। अभी लॉकडाउन के अंदर भी महाभारत को टीवी पे दिखाया गया था सरकार के द्वारा, ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके और लोग उसको अपनी लाइफ में उतार भी सके। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, नैतिक और नैतिक सुविधाएं यानी कि मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स इसके अंदर दिखाया गया एंड मोरल एंड एथिकल डिलेमास इसमें दिखाया गया। जैसे महाभारत के अंदर नैतिक और नैतिक दुविधाओं से कैसे निपटा जाए। जब भी हम युद्ध कर रहे हो तो वहाँ पे मोरलिटी नहीं, वहाँ पे बुद्धि काम आता है, और इस बुद्धि को किस तरीके से महाभारत के अंदर पांडवों ने श्री कृष्ण जी के अंडर गाइडेंस में इस युद्ध को जीता, और इसमें चतुराई और उन सभी कर्तव्यों को दिखाया भी गया है। नेक्स्ट है लोकप्रिय और स्थायी यानी कि भारतीय टेलीविजन इतिहास में एक क्लासिकल बन गया और आज भी दर्शकों द्वारा देखा और पसंद किया जाने वाला महाभारत बहुत प्रसिद्ध शो है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक पॉपुलर सीरियल के रूप में महाभारत काफी फेमस हुआ, जिसके जो कैरेक्टर्स हैं जिनकी आज भी तारीफ की जाती है, जो उन्होंने महाभारत के अंदर अपने किरदार को निभाया है, जिससे कि वो रियलिस्टिक लगती है यानी कि थोड़ा यथार्थ हमें फील होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, आपके अनुसार क्या वे समाचार के विश्वसनीय स्रोत हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। यानी कि हाउ डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्क, डू यू थिंक दे आर रिलायबल सोर्सेज ऑफ न्यूज़, वाई और वाई नॉट। आपको चलिए इसके बारे में बताते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया है क्या। सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंटरनेट के द्वारा अपने बातों को रखने और दूसरे लोगों की बातों को सुनने की अनुमति देता है। यानी कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सब के ऊपर हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हम अपनी फोटोज डाल सकते हैं, वीडियोस, ऑडियो उनको अपलोड कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं। हम सबसे बड़ी बात, हम अपने विचारों को लिख के हम किसी भी व्लॉगर साइट पे अपलोड कर सकते हैं, हम अपने स्किल को भी दिखा सकते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो इंटरनेट की आज दुनिया के अंदर लोगों को काफ़ी इससे सहूलियत भी हुई है, बट इसके कुछ नुकसान भी हैं। चलिए हम बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस प्रकार काम करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हैं हमें वहाँ पे अपना एक यूज़र प्रोफाइल बनाना होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब के ऊपर, सब जगह पे हमें अपना एक प्रोफाइल बनाना होता है, जिसमें हमें बेसिक डिटेल, हमारा नाम, हमारा प्लेस, हमारी क्या हॉबीज़ है, यानी ब्रीफली में हमें अपने बारे में बताना होता है। इसके बाद हम और लोगों से बात करने स्टार्ट करते हैं, यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट के रूप में हम भेजते हैं। तो आप कह सकते हो कि सोशल कनेक्शन होता है इससे। एंड इसके बाद कंटेंट शेयरिंग का काम स्टार्ट होता है। हम अपने कंटेंट के रूप में फोटो, वीडियोस को शेयर करते हैं एंड एंगेजमेंट यहाँ से होना स्टार्ट होता है। और इनका एल्गोरिथम भी ऐसे काम करता है कि जो चीज़ हम बार बार देखते हैं हमें वही चीज़ बार बार दिखाई जाती है। जैसे आपने मान लो कि कोई भी चीज़ आपने अमेजोन पे सर्च किया है तो आपको फेसबुक पे भी उसी का ऐड दिखाया जाएगा, ताकि आप उसके एडिक्टेड हो जाओ और आप उसको ले लो। तो इस सोशल मीडिया के ज़माने में आज आप इनको नहीं चला रहे, ये सोशल मीडिया आपको चला रहा है, ये आपको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीज़ हमें जब लगता है जब वो चीज़ें हमें दिखनी स्टार्ट होती है, क्योंकि इन सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि ये लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है और जो भी इस पर एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया जाता है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया का अपना ही यूज़ है। सोशल मीडिया क्यों समाचार के विश्वसनीय स्रोत हैं, आखिर इन पे क्यों विश्वास किया जा सकता है, हम पहले ये देखते हैं। देखो सोशल मीडिया पर ऐसे कई साइट है जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट साइट हो गई, नेशनल साइट ऐसे हो गई, कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ पर जाँच पड़ताल करने के बाद ही किसी भी न्यूज़ को पब्लिश किया जाता है। तो वहाँ से हम चीज़ों को ले सकते हैं, सोर्सेज को ले सकते हैं, तो क्योंकि वो सोर्सेज वेरीफाइड होते हैं। इसके बाद जानकारी की पुष्टि यानी कि वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन, हम जो भी लेते हैं वहाँ से कहीं ना कहीं उसको पहले वेरीफाई करके ही उसको अपलोड किया जाता है। ऐसे कुछ ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेरीफाइड करके ही चीज़ों को अपलोड किया जाता है, जिस पे विश्वास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सनसनीखेज सुर्खियों को लेकर शंका लो, यानी कि बी एक्सपेक्टिकल ऑफ सेंसेशनल हेडलाइंस। सनसनीखेज सुर्खियों का मतलब होता है जिस टाइम पे ये घटना घटी है उसी टाइम पे टीवी चैनल्स वालों ने इनको दिखाना स्टार्ट कर दिया है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो सोर्स को, इन घटनाओं को वेरीफाई भी नहीं करते और इससे लोग काफ़ी
कंफ्यूज हो जाते हैं। बट कभी कभार इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचता है कि लोगों को तुरंत इसके बारे में पता चल जाता है। जैसे मान लो अभी जस्ट भूकंप आया है और अभी आप टीवी ऑन करोगे, टीवी पे ये चीज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको समझ आएगा, अच्छा भाई मुझे तो भूकंप का एहसास हुआ नहीं, भाई मैंने जैसे न्यूज चैनल ऑन किया अब मुझे पता चला कि अच्छा भूकंप भी आया था। तो कभी कभार क्या होता है कि सनसनीखेज खबरें, सुर्खियां लोगों को पॉजिटिव खबरें भी बता देती है। बट ऐसे कई केसेस में देखा जाता है कि इस पर विश्वास करना इतना आसान भी नहीं होता। फोर्थ पॉइंट का दृष्टिकोण की विविधता, यानी कि लुक फॉर डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स, यानी कि सोशल मीडिया कभी कभी किसी विशेष विषय के बारे में एक संकीर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसलिए इस मुद्दे की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए अलग अलग नजरिए से पहले डिसाइड करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, देन उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि कंटेंट एक नहीं, सोशल मीडिया पे आपको अनेकों कंटेंट मिल जाएंगे। अब बात है विश्वास करने की कि हम किस पे विश्वास करें। अब प्रॉब्लम तभी आती है जब हम पे इन्फॉर्मेशन कम होती है। इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और बिलीव कर सकते हैं। सोशल मीडिया क्यों समाचार के विश्वसनीय स्रोत नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है जिसकी वजह से इसकी आलोचना भी की जाती है सोशल मीडिया की? देखो, सबसे पहले आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब है और सोशल मीडिया का यूज डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। भारत के अंदर ही 65 से 70 करोड़ लोग सोशल मीडिया के यूजर्स हैं और भारत में ये भी बढ़ता जा रहा है। तो सीमित तथ्य जांच, यानी कि लिमिटेड फैक्ट चेकिंग। सोशल मीडिया पे क्या होता है कि बिना फैक्ट को चेक किए ही कंटेंट को अपलोड कर दिया जाता है। अब इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिना इसको सोचे समझे झूठी और भ्रामक जानकारियां भी फैला दी जाती है और इससे सोसाइटी के अंदर कुछ भी दंगे फसाद हो सकते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इसको बिना सोचे समझे ही इसको अपलोड कर दिया जाता है। तो कई बार ऐसी तमाम घटनाएं हो जाती है जो कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह और एजेंडा, यानी कि बायस एंड एजेंडा, यानी कि न्यूज चैनल्स हो या सोशल मीडिया पे लोगों के व्यूज हो वो अनवाइज्ड होने चाहिए, वो किसी पर्टिकुलर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ना हो। बट होता क्या है, पूर्वाग्रह और एजेंडा को लेकर कई प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कुछ लोग, कुछ टीवी चैनल्स वाले, उनको पैसे दिया जाता है ये काम करने के लिए और वो इन इन्फॉर्मेशन को फैला भी रहे होते हैं क्योंकि उनको इस काम के पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने एजेंडा को पूरा कर सके और पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर सके। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, गलत सूचना अभियान, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेनिंग्स। गलत सूचना और गलत सूचना फैलाने के लिए अतीत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। संकट या राजनीतिक उथल पुथल के समय यह विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी घटना किसी भी एरिया में हो जाती है तो वहाँ का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको बंद करवा दिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना फैला दी जाए जिससे कि घटना पे काबू करना मुश्किल हो जाए। तो सरकार अक्सर ऐसा फैसला लेती रहती है। अभी यूपी के अंदर भी ऐसा ही किया गया था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है संदर्भ का अभाव, यानी कि लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर अपने दायरे में सीमित होते हैं और पूरी कहानी को समझने के लिए आवश्यकता होती है उस संदर्भ को समझना जिस जगह पे ये घटना घटी है। अगर हमें घटना के बारे में नहीं पता, सिर्फ उसको हम पढ़कर समझ रहे हैं, तो हम उस पर विश्वास कैसे कर ले? अब चाहे घटना कितनी ही पुरानी हो, हमें उस घटना के बारे में तब पता चलेगा जब उसकी रिपोर्टिंग उस जगह पे जाके की गई हो। क्योंकि आज का जमाना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। आज व्हाट्सएप पे लोग इस तरीके से चीजें फेक न्यूज फैलाते हैं और लोग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं और इतने ज्ञानी बनते हैं कि सब जगह पर ज्ञान झाड़ रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं पता। भाई रियलिटी क्या है? रियलिटी वो नहीं है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो आप। रियलिटी तो वो है जो सच में आपको दिख रहा है, जो सच में फैक्ट है। तो फैक्चुअल चीज़ों पे हमें विश्वास करना होगा। और इन सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम होता है इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता और ना ही कोई समझ सकता है। ये आपको वही चीज़ें दिखाएगी फिल्टर करके जो आपके लिए होती है। आपने गूगल पे कभी कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लिया, फिर मजाल आपको कि सोशल मीडिया आपको वो चीज़ दिखाए ना बार बार। ये आपको बार बार दिखाएंगे जब तक आप उसको परचेज ना कर लो। ये तमाम प्लेटफॉर्म पे आपको ये वही प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। ये इंस्टाग्राम के ऊपर भी रील्स में आपको वही एड्स दिखाएंगे, कभी एडिटिंग का एड्स, कभी जोमेटो का एड्स। यानी कि इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है एक ही एड्स को बार बार दिखाकर। अगर झूठी चीजें भी 100 बार दिखाई जाए तो वो भी सच लगने लग जाती है। चीजों को समझना होगा ताकि कोई भी इस इंटरनेट के जमाने में फेक न्यूज पे आसानी से विश्वास ना कर ले। हमें इन्फॉर्मेशन की सख्त जरूरत है जिससे लोगों को बेवकूफ ना बनाया जाए। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन की खबरों और उनकी प्रामाणिकता पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें, यानी कि क्रिटिकली कमेंट ऑन टेलीविजन न्यूज़ इन इंडिया एंड इट्स ऑथेंटिसिटी। टेलीविजन कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी न्यूज़ को दिखाती है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में हो या सनसनीखेज खबरों के रूप में हो। देखो, टेलीविजन समाचार का मतलब है वर्तमान घटनाओं को टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। और आजकल लोग पढ़ने से ज़्यादा टीवी में देखना और सुनना पसंद करते हैं और टेलीविजन वाले इसी का फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि टीआरपी का जो खेल होता है भाई। अब चलिए बात करते हैं भारत में टेलीविजन समाचार क्या और कैसे करते हैं। देखो, भारत में टेलीविजन समाचार जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। देखो, टेलीविजन को एंटरटेनमेंट और न्यूज़ पर्पज से यूज़ किया जाने वाला काफ़ी महत्वपूर्ण एक साधन है जिसपे न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, सारी चीज़ें देखी जा सकती है। बट आजकल ये आरोप लगाया जाता है कि कई सारे ऐसे चैनल हैं जो कि सरकार
यह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बिकी हुई है और ये इनसे पैसे लेकर सिर्फ उनकी ही नीतियों को दिखाती है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट भी करती है। वो कई ऐसे चैनल वाले हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़ को दिखाएंगे और उन तमाम घटनाओं को इग्नोर कर देंगे जिनका संबंध आम जनता से हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पे, देश के जीडीपी पे या देश के डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बात करेंगे सिर्फ धर्म के ऊपर। तो ऐसे कई मीडिया चैनल वाले हैं जो काफ़ी गिरे हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय 3 तरह के चैनल होते हैं, जिसमें इंडिया टीवी, इंडिया टुडे और रिपब्लिक टीवी जैसे नेशनल न्यूज़ चैनल हैं जो कि पूरे भारतवर्ष के खबरों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करते हैं। एंड एबीपी न्यूज़ हो गया, इंडिया टीवी, न्यूज़ 18 हो गया। ये कुछ रीजनल चैनल्स हैं जो कि भारत के अलग अलग एरियाज़ में घटने वाली घटनाओं को कवर करते हैं। भारत में टेलीविज़न समाचार, राजनीति, व्यापार, मनोरंजन, खेल और सामाजिक मुद्दों सहित उन तमाम घटनाओं को ये कवर करते हैं जिसका संबंध लोगों से होता है और सरकार से होता है। तो ये चीज़ आपको इसमें बताना है। टेलीविजन न्यूज़ इन इंडिया इज़ द यूज़ ऑफ लाइव रिपोर्टिंग एंड कवरेज ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ इवेंट्स। घटना वाले प्लेस पे तमाम रिपोर्टर्स जाते हैं और लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, तो चीज़ों पे विश्वास आसानी से किया जाता है। तो इस तरीके से इसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हैं। देखो, भारतीय टेलीविजन समाचार की अगर ऑथेंटिसिटी की बात करें, आखिर इसका प्रमाण क्या होता है इसकी बात करें, प्रामाणिकता की बात करें, तो भारतीय समाचार टेलीविजन की प्रामाणिकता कई वर्षों से बहस का विषय बनी हुई है। क्योंकि कुछ चैनल्स पे लोगों को विश्वास है, बट कुछ चैनल वाले सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और गलत सूचना को फैलाने में लगे रहते हैं ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके और एक ही चीज़ दिखाकर लोगों को मेन मुद्दे से भटकाया जा सके। भारतीय समाचार टेलीविजन के बारे में प्रमुख चिंताओं में से एक है जिसमें लोग राजनीतिक पार्टियों से अपना संबंध बना लेते हैं और रिपोर्टिंग करते टाइम वो हमेशा से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप लगाते हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको पैसा दिया है उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं कहते। और अक्सर ऐसा होता भी है, कई पॉलिटिकल पार्टी को पेड न्यूज़ के कैटेगरी में रखा जाता है और कई बार इसकी आलोचना भी की जाती है। तो निष्पक्ष कवरेज होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र के अंदर ये बहुत खतरनाक है। अगर कोई पैसे देकर उस न्यूज़ को दिखाए जिसका जनता से कुछ लेना देना नहीं है, तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत खतरनाक होगा। इस वजह से भारतीय टेलीविज़न की आलोचना भी की जाती है। कई ऐसे सरकारी चैनल्स हैं जैसे कि संसद टीवी, उस पर विश्वास किया जा सकता है, बट वो भी सरकार की कमियों और बुराइयों के लिए पैनलिस्ट को बुलाती है। उस पर काफ़ी स्पेशलिस्ट लोग आते हैं, वो सरकार की पॉलिसीज़ पे बात करते हैं, अच्छी है बुरी है, इन सारे एक्सपर्ट्स को बताते हैं। बट ऐसे प्राइवेट चैनल जो हैं वो कई ऐसे न्यूज़ को फैला रहे होते हैं जो काफ़ी मिसलीडिंग भी होता है और लोग उस पर विश्वास भी जल्दी से कर लेते हैं। तो इसी से लोगों को बचाना है और ये बहुत ज़रूरी भी है लोकतांत्रिक देश के लिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपी हुई खबर और टेलीविज़न की खबरों में अंतरों का आलोचनात्मक विवरण दे, यानी कि क्रिटिकली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ इन द प्रिंट एंड न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। देखो, जो भी खबर छपी हुई है उसको प्रिंट न्यूज़ कहा जाता है और जो चीज़ें टेलीविज़न यानी कि टीवी पे दिखाया जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ या लाइव रिपोर्टिंग के रूप में दिखाया जा रहा है, तो दोनों का ही मकसद होता है ऑडियंस यानी कि दर्शकों तक पहुंचाना। अब वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में टेलीविज़न हो। तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स वगैरह आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न, जो कि सबसे मुख्य साधन बन चुका है टेलीविज़न न्यूज़ का, और कई सारे ऐसे चैनल्स भी हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस है। देखो, छपी हुई खबर और टेलीविज़न की खबर। छपी हुई खबर की बात करें तो प्रिंट समाचार ये दृश्य और लिखित दोनों रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इसमें पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों का ही यूज़ किया जाता है। और टेलीविज़न समाचार में हम चीज़ों को सुनकर और देखकर समझ पाते हैं। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है, हम चीज़ों को सुनते हैं और सामने से विजुअल्स में उनको देखते हैं। एंड प्रिंट समाचार के निर्माण में अधिक समय लगता है क्योंकि इसमें कई सारे घटनाओं को पहले रिपोर्टर के द्वारा रिपोर्टिंग करके कवर की जाती है, देन इसमें प्रिंटिंग के लिए लाया जाता है। बट टेलीविज़न में ऐसा नहीं है। टेलीविज़न समाचार को लाइव प्रसारित कर दिया जाता है और तुरंत उसको देखा जा सकता है। बट प्रिंट में ऐसा क्या होता है कि नहीं, आज जो घटना घटी है उसका न्यूज़पेपर आपके घर पे कल ही आएगा, आज पूरे दिन उस पर काम किया जाता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंट समाचार में किसी विषय को अधिक विस्तार और गहराई से कवर किया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो भी चीज़ हम वीडियो से देख रहे हैं, कई बार चीज़ों को पढ़कर हमें बेहतर समझ में आ जाता है। अगर वीडियो से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और एक बार हमने जो लिखी हुई चीज़ उसको पढ़ लिया तो मज़ा ही आ जाता है। तो सेम इसी तरीके से टेलीविज़न समाचार में आमतौर पर प्रत्येक कहानी के लिए सीमित समय स्लॉट होता है। वो एक ही टॉपिक पे घंटों बर्बाद नहीं करते, बल्कि घंटों में से कुछ ऐसा समय निकालते हैं जिससे कि एक टॉपिक पे बात की जा सके। इसलिए प्रिंट समाचार में विस्तार और गहराई से बातें होती है। लेकिन जब से ये जमाना डिजिटल हुआ है, इंटरनेट का दौर आया है, जब से लोगों की जो पढ़ने की हैबिट है वो खत्म हो गई है। आजकल लोग बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते, वो चीज़ों को देखकर सुनकर समझना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि बुक पढ़ने पर कौन टाइम देगा भाई, यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब खोला, वीडियो सर्च किया, जो मन टॉपिक चाहे उसको सर्च करके निकाल लिया, देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, काम खत्म। यानी कि लोगों की जो पढ़ने की हैबिट्स है अब ये धीरे धीरे खत्म
खत्म होते जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ये हैबिट खत्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या सच में आपके साथ भी ऐसा है। जब हम क्लास 10th 11th 12th में हुआ करते थे तो कहीं ना कहीं हम 1-2 बुक्स पढ़ लिया करते थे, बट आज आपको कितना टाइम हो गया एक भी बुक पूरी खत्म किए हुए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सच में आज ऐसा हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। तो टेलीविजन समाचार में आमतौर पर प्रत्येक कहानी के लिए लिमिटेड टाइम होता है एंड प्रिंट समाचार उन पाठकों के लिए सुलभ है जिनकी समाचार पत्रों या पत्रिकाओं तक पहुंच होती है। अब सभी घर के अंदर तो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर तो आता नहीं है भाई, इसलिए प्रिंट न्यूज़ तो उन्हीं के घर तक जाएगी जो इनको लेते हैं। बट टेलीविजन तो सभी के घर में स्पेशली है। आज तो फोन में भी टीवी ऑन हो जाता है तो कहीं भी देख सकते हैं, यानी कि जो इसका ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है वह पूरे भारतवर्ष के अंदर है। एंड इसके बाद प्रिंट समाचार टेक्स्ट और छवियों तक सीमित है, यानी कि प्रिंट समाचार में सिर्फ टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है, पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है। बट टेलीविजन में इंटरव्यू लिया जाता है, लाइव रिपोर्टिंग की जाती है और चीज़ों को पिक्चर्स के साथ साथ उसमें विजुअल्स एनिमेशंस के रूप में चीज़ों को समझाया जाता है। तो ये आपको डिफरेंस है जो बताना है। तो इस तरीके से मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफरेंस ये चार्ट दिखाया है। ये चार्ट ही आपको ध्यान रखना है, सामने क्वेश्चन आता है तो सिंपल आपको ये टेबल बना के आ जाना है। इस टेबल में इन दोनों के डिफरेंस को दिखाया गया है। मैं ब्रीफली में फिर से समझा दूं, प्रिंट मीडिया रिटन फॉर्मेट में होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेलीविजन है या विजुअल फॉर्मेट में होता है। एंड प्रिंट मीडिया में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और टेलीविजन में टाइम बहुत कम लगता है। लाइव टेलीकास्ट इसको किया जा सकता है, जैसे कि आज भी आईपीएल चल रहा है भाई, आईपीएल को लाइव टेलीकास्ट सब जियो सिनेमा पे देख रहे हैं, आराम से तो मजे से देख रहे हैं तुरंत उसी टाइम पे। बट आईपीएल की जो खबरें हैं वो कल के न्यूज़पेपर में छपती है, तो इसके लिए कल का कौन वेट करेगा भाई, लाइव देख लेंगे, है ना। एंड प्रिंट जो न्यूज़ है इसमें डिटेल से और इन डेप्थ जाते हैं ताकि नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल पाता है प्रिंट न्यूज़ से। बट टेलीविजन पे ऐसा नहीं होता, स्टोरी जो टेलिंग होती है वो कम टाइम की होती है क्योंकि टाइम कम होता है एक टॉपिक को कवर करने के लिए। ये आपको बताना है जो मेन डिफरेंसेस इसमें टेबल में दिया गया है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रिंट न्यूज़ और टेलीविजन दोनों का ही अपना इंपॉर्टेंस है। समय के साथ टेलीविजन का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता चला गया। अब चीज़ों को खुद पढ़कर नहीं सुनना चाहते, कोई उनको सुना दे, अब ये पसंद करते हैं। तो सोसाइटी में अब ये चेंजेस आ रहा है। अब इन चेंजेस के अपने ही पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेड न्यूज़ और पेड सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी लिखी है। राइट अ नोट ऑन पेड न्यूज़ एंड पेड सोशल मीडिया इन इंडिया। देखो, पेड न्यूज़ का मतलब सिंपल होता है कि पैसे देकर आप सभी अपने उन न्यूज़, अपने उस प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हो जो आप एडवर्टीजमेंट के द्वारा पहुंचाना चाहते हो, जिसको हम एड्स कहते हैं। यानी कि हम अपने वस्तुओं और सेवाओं का, हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रचार कर सकते हैं। जैसे कि एक शैम्पू बनाने वाली कंपनी है तो वो क्या करेगी, यूट्यूब पे या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस शैम्पू का ऐड करवाएगी, भाई ये बहुत अच्छी शैम्पू है, इससे बाल झड़ते नहीं है। तो इस तरीके से उसके बेनिफिट गिनवाए जाते हैं और उस शैम्पू का ऐड दिखाया भी जाता है क्योंकि शैम्पू वाले ने पैसे दिए हुए हैं भाई। जैसे आज हम टीवी में देखते हैं बिमल पाल मसाला, भाई कई सेलिब्रिटीज को दिया जाता है पैसा ताकि वो इन प्रोडक्ट्स को वो शेयर करे, इनके एड्स करे, ताकि लोग इन पे बिलीव भी कर लेते हैं भाई। तो भारत में जो पेड न्यूज़ है आजकल इनकी मात्रा बढ़ते जा रही है। कई सारे लोग पेड न्यूज़ का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, पॉजिटिव इंपैक्ट ही हो। बट कुछ लोग या सेलिब्रिटी क्या करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि सोसाइटी पे इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि बिमल पाल मसाला तक का भी प्रचार कर देते। ऐसे कई सारे भविष्यवाणी करने वाले ऐप्स है जिसपे ये कहा जाता है कि आपको प्रेडिक्शन करना है कि आज कौन सी टीम जीतेगी, और ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने जितने पैसे लगाए हैं वो डूब और जाते हैं क्योंकि उन एप्लीकेशन का एल्गोरिथम ही ऐसा होता है कि जो आपने पैसा लगाया है आपको वापस तो मिलने से रहा नहीं, और जब वो आपको मिलेगा तो स्टार्टिंग में आपको वो बढ़ाकर दे देंगे, आपको एडिक्शन हो जाएगा, आप पैसे लगाते चले जाओगे और एक टाइम आएगा आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। तो ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है, इनसे बचना बहुत जरूरी है। तो आपको इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इंपैक्ट बताना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। जो भी हम एड्स लगाते हैं, जो भी हम एड्स के लिए पैसे देते हैं, तो पेड न्यूज़ और पेड सोशल मीडिया का मतलब होता है जिसमें पैसे देकर हम प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं। अब इसमें पत्रकार, मीडिया चैनल्स वाले, काफी सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। अब अगर मान लो मैंने सही चीज बनाई है, मान लो मैंने कैंसर ठीक करने वाला एक ऐसा दवाई बना दिया, अब मैं चाहूंगा ये सभी लोगों तक पहुंचे, अब इसके लिए मैं एड्स लगवा रहा हूं, तो ये सही बात है भाई, किसी लोगों की जिंदगी बच जाएगी इससे। अब मान लो मैंने कोई ऐसा स्कीम निकाला है लोगों तक पहुंच नहीं रहा, तो मैं इसके लिए एड्स लगवा सकता हूं। बट अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसको खाकर लोगों के लिवर, फेफड़े खराब हो जाएंगे, मैं क्यों ऐसे प्रोडक्ट्स को कभी भी एड्स में लगाऊंगा भाई? मैं क्यों अपने फायदे के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद करूंगा? बट आज क्या है, ऐसा होता है अपनी सेल्फिनेस के कारण, अपने बेनिफिट्स के लिए सेलिब्रिटीज भी ऐसा करते हैं और आसानी से लोग इन एड्स को देखते भी हैं। लोग आज जागरूक हो चुके हैं, वो इन चीजों का बाइकआउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज वेब इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, क्या यह वरदान है या ये अभिशाप है? अपने कारण बताइए। चलिए हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में, यानी कि आपको इसके फायदे बताने हैं। देखो, इंटरनेट ने हमारे द्वारा सूचना तक पहुंचने और साझा करने के तरीके में क्रांति ला दी है। एक रेवोल्यूशनरी चेंज किया है इंटरनेट ने। आज आसानी से हम इंटरनेट पे वो तमाम जानकारी ले सकते हैं। आज हम अपने एजुकेशन में, हेल्थ में, डिफेंस में, कई सारे ऐसे सेक्टर में आज हम गूगल की हेल्प लेते हैं। हम ज्ञान सीखते हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए खोज करते हैं और इनोवेशन करते हैं।
तो ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि गूगल के आ जाने से, यानी कि इंटरनेट की दुनिया में अब इन्फॉर्मेशन मिलना आसान हो गया है। अब पहले क्या था कि इंटरनेट महंगा हुआ करता था, अब तो और सस्ता हो गया है। तो इंटरनेट के ऊपर आज सभी लोग आ गए हैं और चीजें इतनी आसान हो गई है कि आज दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम एक दूसरे में सिमट गए हैं, एक गांव बनकर रह गए हैं। एक क्लिक पे आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, वहां की जानकारी ले सकते हो। अब ऐसा इसलिए भी हो पाता है क्योंकि सैटेलाइट्स के द्वारा जो इंटरनेट की एक्सेसिबल है, इसको और आसान बना दिया गया है। चलिए बात करते हैं कि इंटरनेट एक वरदान है या नहीं है। मैं देखो, सबसे पहले ये बहुत आसान है, इसकी पहुंच बहुत आसान हो गई। जहां तक सड़क नहीं पहुंच पाया, आज वहां पे इंटरनेट पहुंच गया है। समय का आगतन यानी कि एक्सेसिबल टू ऑल एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव है। आज इसके एक नहीं अनेक यूजेस हैं। लर्निंग एंड एजुकेशन, आज एजुकेशन के सोर्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। स्रोत की विविधता यहाँ पे काफी है। आज अलग अलग आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़े जा सकते हैं, जिनसे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। एंड इसके बाद शैक्षिक अवसर, यानी कि लर्निंग एंड एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी भी हमें दिखती है, जो दुनिया भर के लोग अब सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, जिनसे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। आर्थिक लाभ एंड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने उपलब्धियां अपनी हासिल करी है अपने लाइफ के अंदर, जब लोगों को पता चलता है तो लोग उससे काफी इंस्पायर होते हैं और वो चीज़ वो करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से उनकी जानकारी निकाली जा सकती है और चीज़ों को आसानी से सीखा जा सकता है, जो पहले पैसों की तंगी की वजह से हम नहीं सीख पाते थे। आज पैसा कमाना भी इंटरनेट की दुनिया में बहुत आसान हो गया है। अगर आपके पास स्किल है तो दुनिया आपको पूछेगी। बट इंटरनेट की कुछ अभिशाप भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं। अब वो क्या है भाई? गलत जानकारी। सबसे बड़ी बात यही है, इंटरनेट पे अवेलेबल सभी चीजें सही नहीं है। उसमें कुछ ऐसे फेक और गलत जानकारी दी जाती है ताकि लोग उस चीजों को देख के एंगेज रहे और जिसने उसको डाला है उनको उससे पैसा मिलता रहे। एड्स चलाकर गूगल एडसेंस के द्वारा वो एड्स लगा लेते हैं उसके ऊपर। कुछ प्रोडक्ट को वो बेच रहे होते हैं, रीसेलिंग कर रहे होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को मिसलीड किया जाता है, यानी कि मिसगाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एडिक्शन, यानी कि एक चीज़ आपको बार बार दिखाई जाती है। जिस भी ब्राउजर को आप यूज़ करते हो, जो भी आपने सर्च किया है, आपको उस ब्राउजर पे लत लगा दिया जाता है, यानी कि आपका वैसन यानी कि एडिक्शन लगा दिया जाता है, ताकि वही चीज़ आप बार बार देखो। और जब भी आप एक जगह पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वही चीज़ आपको बार बार दिखाई जाती है, ताकि आपका उस चीज़ से एडिक्शन हो जाए। एंड गोपनीयता संबंधी चिंता है, प्राइवेसी कंसर्न्स भी होता है। जब भी हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है हम उस पर अपना पर्सनल डेटा शेयर कर रहे होते हैं और ये किसी थर्ड पार्टी के पास जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर थर्ड पार्टी के पास हमारी गोपनीयता, हमारी प्राइवेसी है, तो किसी को भी वो बेच सकता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर सकता है। साइबर अटैक या हैक भी हो सकता है वो, जिससे कि उन लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जिनका डेटा लीक किया गया है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इंटरनेट और वेब की दुनिया में जो भी आज चेंजेस आए हैं वो क्रांतिकारी है और लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव भी आया है। बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। इंटरनेट पूरे तरीके से सही नहीं है। आजकल लोग सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि इस दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं सही से, और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसमें ज़रूरी यह है कि हर चीज़ को हमें आंख बंद करके नहीं अपनाना चाहिए, हमें उसकी सच्चाई और उसके सोर्स पे पहले रिसर्च करना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने एंड के क्वेश्चन पे, जो कि है शॉर्ट नोट, जिसमें टोटल 5 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और इन 5 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा। आपके एग्जाम में कोई सा 4 पॉइंट ही दिया जाएगा, बट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा दिया है जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, जो कि शॉर्ट नोट के रूप में एग्जाम में आपके आता है, जिसमें आपको 2 पेज का आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट है, जाली खबरों यानी कि फेक न्यूज़ के प्रति सचेत रहना क्यों जरूरी है, यानी कि इंपॉर्टेंट टू रिमेन अलर्ट अबाउट फेक न्यूज़। अगर क्यों जरूरी है ये देखो, फेक न्यूज़ से सावधान रहना जरूरी है। फेक न्यूज़ का व्यक्तियों, समुदायों, यहाँ तक कि पूरे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फेक न्यूज़ सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जल्द फैलाया जा सकता है, और ये फेक न्यूज़ इतनी जल्दी फैलती है जितनी जल्दी तो रियल न्यूज़ भी नहीं फैलती। इसलिए फेक न्यूज़ से बचना बहुत जरूरी है। फेक न्यूज़ से बचेंगे हम कैसे? सबसे पहले खबर के स्रोत के बारे में पुष्टि करें, यानी कि वेरीफाई द सोर्स ऑफ द न्यूज़। जब भी कोई चीज़ सुने तो सबसे पहले उसके सोर्स को देखें, क्या सच में ऐसा हुआ भी है नहीं हुआ है, वेरीफाई करें उसको। एंड चेक द फैक्ट्स, यानी कि हम पहले फैक्ट्स को देखें, तथ्यों की जांच करें। एंड उसके बाद सनसनीखेज सुर्खियों के बारे में संदेह पुष्टि ना करें, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ सुने उसको हाँ बता दे भाई कि हाँ बिल्कुल सही है ये। अक्सर होता क्या है कि लोग क्लिकबेट के लिए कुछ भी टाइटल और थंबनेल्स लगा के लोग यूट्यूब पे भी, चैनल्स पे भी, वो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा देते हैं ताकि लोग उस पर क्लिकबेट करें, यानी कि लोग उस पर क्लिक करें। अक्सर आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, यूट्यूब के वीडियोस में स्टार्टिंग में जो इमेज होता है या जिसको हम थंबनेल कहते हैं, उस पर लिखा कुछ और होता है और अंदर बातें कुछ और बताई जाती है, यानी कि क्लिकबेट किया जाता है। और यूट्यूब पे यूट्यूबर्स ये करने में बड़े माहिर होते हैं। एंड बी स्केप्टिकल ऑफ सेंसेशनल हेडलाइंस, यानी कि जो भी हेडलाइंस होगा उस पर हमें आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको प्रमाणीकरण करना चाहिए, यानी कि उसके एविडेंस को हमें समझना चाहिए, आखिर वो कितना ऑथेंटिकेशन है, हमें उसकी ऑथेंटिकेशन को पहले जानना चाहिए, देन उसको सभी जगह स्प्रेड
करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जो सुना और सुनी सुनाई बात हमने आगे कह दी। तो बिना पढ़े शेयर बिल्कुल भी ना करें। डोंट शेयर विदाउट रीडिंग। आलोचनात्मक सोच का उपयोग करें। यूज क्रिटिकल थिंकिंग। अगर उसकी कोई नेगेटिव पॉइंट है तो पहले उसको देखें, एवेल्यूट करें, देन उसको समझे और उसकी उन कमियों को सुधारे। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें उस पर डायरेक्ट हमें बिलीव नहीं कर लेना चाहिए। मीडिया साक्षरता को मजबूत करना, स्ट्रेंथन मीडिया लिटरेसी। फेक न्यूज से हमें बचने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें मीडिया लिटरेसी को बढ़ाना होगा। हमें उन चीजों पे फोकस करना होगा, मीडिया वाले भी उन चीजों को दिखाए जिस पे लोगों को आसानी से विश्वास हो, ना कि फेक प्रोपेगेंडा के तहत सिर्फ एक ही चीज को दिखाते चले जाए। सोशल मीडिया को नियमित करें, यानी कि रेगुलेट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लिए भी कानून होना चाहिए ताकि कोई भी अपने हद से बाहर ना जाए, जिससे कि फेक न्यूज प्लेटफॉर्म के तहत जो भी फेक सूचना या फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है उस पर लीगल एक्टिविटीज के तहत लीगल एक्शन लिया जा सकता है। पत्रकारिता को मजबूत करें, यानी कि स्ट्रेंथन जर्नलिज्म। हमें जर्नलिज्म को मजबूत करना चाहिए। फैक्ट चेकिंग वेबसाइटों को बढ़ावा दे, यानी कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए जहाँ पे हम फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं कि सच में ये घटना घटी या नहीं घटी है, ताकि हमें आसानी से पता चल सके। आज लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उसका सोर्स कहाँ पे चेक करे, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब तो गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे ऑलरेडी लाखों वेबसाइट जो पड़ी हुई है जो फेक वेबसाइट है, हम कैसे पहचान करेंगे भाई ये सही है या नहीं है? इसलिए जब भी कोई भी फेक न्यूज स्प्रेड करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको दंडित करना चाहिए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए, और पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसी घटना फिर से अंजाम ना दे। जिम्मेदारी से साझा करने को प्रोत्साहित करें। एनकरेज रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग, यानी कि जो भी ऐसा लगता है कि ऐसी कहानियां जिसको साझा करने से लोग एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे, तो उन चीजों को शेयर करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे चीजों को शेयर करने से बचना चाहिए जो समाज के अंदर यूनिटी को खतरा पैदा कर सकता है, जैसे कि फेक न्यूज या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट पॉइंट की, जो कि मीडिया साक्षरता क्या होती है, इसके ऊपर आया, यानी कि व्हाट इज मीडिया लिटरेसी। देखो, मीडिया लिटरेसी का मतलब है कौशल की एक ऐसी श्रृंखला जो व्यक्तियों को उपभोग करने, यानी कि न्यूज कंज्यूम करने, उसको एनालाइज करने, उसमें चेंजेस करने के अधिकार देती है और लोगों को इस लायक बनाती है कि मीडिया में जो भी दिखाया जा रहा है वो उसको क्रिटिकल थिंकिंग के तहत नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट अपने खुद से बना सके, अपने विचार दे सके। मीडिया साक्षरता किसी को मीडिया में पढ़ने, देखने, सुनने के बारे में गंभीर रूप से सोचने में सहायक करती है। आज मीडिया शब्द जो हम सुनते हैं मीडिया की एक विस्तृत श्रृंखला को दिखाती है, जैसे इंटरनेट, फिल्में, संगीत, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो गेम। इन सब के ऊपर जो भी चीज हम देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आसानी से हम चीजों को देख के समझ लें, आखिर हमारे पास उन चीजों का सोर्स भी होना चाहिए। तो मीडिया साक्षरता का मतलब क्या होता है? मीडिया साक्षरता यानी कि मीडिया लिटरेसी क्या करती है, चलिए ये बताता हूँ मैं आप सभी को एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट है सूचना साक्षरता, यानी कि जो मीडिया लिटरेसी है ये सबसे पहला काम करती है, यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का। ये उन चीजों पे फोकस करती है जो लोगों को स्किल्स और नॉलेज दे सके, ताकि लोग नॉलेजेबल बन सके। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? समाचार साक्षरता, यानी कि न्यूज लिटरेसी। दैट मींस ये उन चीजों पे फोकस करती है जो कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूज मीडिया, यानी कि जिस पे क्रिटिकल एनालिसिस किया गया हो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स, यानी कि दोनों ही पक्षों को कवर किया गया हो। एंड सिलेक्टिंग, रीडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड पब्लिशिंग, इन न्यूज का अच्छे से कवर किया गया हो। देन उस न्यूज को पब्लिश करके मीडिया के द्वारा भी लोगों को लिटरेसी यानी कि साक्षरता शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आज हम एजुकेशन लेते हैं अपने बुक्स को पढ़कर, वैसे ही मीडिया भी लोगों को जागरूक करती है, लोगों को शिक्षित करती है, लोगों को एजुकेट करती है। इसलिए मीडिया लिटरेसी यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है, जो सही इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को सिखाती है, स्किल प्रोवाइड करती है और कहीं ना कहीं उन चीजों से बचाती है जो उनके लिए खतरनाक है। तो उनके अंदर क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी यानी कि गंभीर मीडिया साक्षरता भी प्रमोट करती है। यानी कि क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी का मतलब होता है कि एक इंसान सही और गलत में फर्क कर पाए। आखिर जो भी चीज हम समझ पा रहे हैं तो उसके सही और गलत में हम तभी अंतर कर पाएंगे जब हमें उसका दोनों एस्पेक्ट पता हो। हमें उसके बारे में सारी नेगेटिव बातें पता है तो पॉजिटिव कहां से बता पाएंगे? अगर सारी पॉजिटिविटी पता है तो नेगेटिव पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें दोनों चीजें पता हो। तो इसलिए मीडिया लिटरेसी का जो तीसरा रूप है वो है क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी। ये लोगों को क्रिटिकली सोचने में मजबूर करती है ताकि हम इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी समझ पाए। नेक्स्ट है डिजिटल साक्षरता यानी कि डिजिटल लिटरेसी। ये देखो, डिजिटल लिटरेसी क्या करती है? ऑनलाइन स्थानों पे जैसे वेबसाइट, वीडियो चैनल्स पे जितनी भी चीजें उपलब्ध है उनकी पहचान करती है और डिजिटली रूप से लोगों को एजुकेट करने का काम करती है। अब चाहे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब क्या है? आज एक डिजिटल लिटरेसी है। ये सब चीजें आज हमें कहीं ना कहीं सिखा रही है, एजुकेट कर रही है। आज लोग इसे सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं इनसे सीख कर पैसा और स्किल बना रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसको डिजिटल लिटरेसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दृश्य साक्षरता यानी कि विजुअल लिटरेसी। विजुअल लिटरेसी का मतलब होता है क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ ग्राफिक्स एंड इमेज बिकॉज ऑफ दे कैन आल्सो बी कैरीज ऑफ कंजर्वेटिज्म। दैट मींस जो भी हमें चीज दिख रहा है वो विजुअल्स और ग्राफिक्स में दिख रहा होगा तो चीजें आसानी से समझ में आती है। अगर कोई चीज मैं आपको सिर्फ लिख कर बता रहा हूँ और अगर उसी चीजों को मैं इमेज में बता रहा हूँ तो इमेजेस और विजुअल्स में जो आपको बताया जा रहा है ये चीजें आपके दिमाग में ज्यादा दिनों तक रहेगा। क्योंकि जो भी हम मूवीज देखते हैं तो 2-3 साल 4 साल चाहे बीत जाए वो मूवी हमें पूरी याद रहती है। तो मूवी का एक एक कैरेक्टर, डायलॉग, एक एक सीन हमें याद हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसको विजुअल्स में देख रहे होते हैं, एनिमेशन यानी कि उसमें कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं। तो ये कुछ मीडिया लिटरेसी है जो हमें कहीं ना कहीं सिखाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पूरा टॉपिक बनाकर लिखा भी जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा संचार के प्रकार। कक्षा संचार का मतलब होता है स्कूल्स एजुकेशन में यानी कि इस क्लासरूम के अंदर
टीचर्स और बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे है आपस में एक दूसरे से बातचीत करना। अब बातचीत करने के भी अलग अलग तरीके हैं। अब उन तरीकों पे हम बात करते हैं। सबसे पहला तरीका है मौखिक संचार, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम बोलकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, हम चाहे कोई मैसेज भेजने के लिए या सामने वाली बातों को सुनने के लिए, यानी कि मौखिक तरीके से हम अपने मुंह से बोलकर बात कर रहे हो, उसको कहा जाता है मौखिक संचार। जैसे अभी मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है अशाब्दिक संचार, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम बोलकर बातें नहीं करते, लेकिन हम अपने फिजिकली, हम अपने हैंड मूवमेंट से बातें करते हैं। हम अपने इशारों में, चेहरों के भाव से, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हाथों की गति, आंखों का जो संपर्क, आई कॉन्टेक्ट जो होता है, एंड जो हमारी लय होती है, आवाज की पिच जो होती है, हमारा जो बिहेवियर होता है, हम इसके द्वारा बात करते हैं। अपने हैंड मूवमेंट से बात कर रहे होते हैं, इशारों में बात कर रहे होते हैं, बट हम इसमें बोलकर बात नहीं करते, इसलिए इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अक्सर ऐसा होता है जब हमें भूख लगी होती है तो हम पेट पे हाथ रख देते हैं। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम घड़ी देख रहे होते हैं। तो हमने कुछ बोला नहीं, बट हमारी ये एक्टिविटीज सामने वालों को कुछ ना कुछ बता देती है बिना कुछ बोले। तो ये होता है अशाब्दिक संचार, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है लिखित संचार, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, ना ही हम बोलकर बात कर रहे हैं, ना ही हम इशारों में बात कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम लिख कर बात कर रहे हैं। यानी कि जैसे हम नोट्स बनाकर टेक्स्ट में, व्लॉग में, किताबें, प्रोजेक्ट, कोई भी प्रपोजल, होर्डिंग, इस तरीके से, यानी कि जो मैसेज हम टाइप करके या लिख कर रिटर्न रूप में किसी को भेज रहे हैं या वहां से कोई हमें दे रहा है, यानी कि इसमें हम ना बोल रहे हैं और ना ही हम इसमें इशारों में बात कर रहे हैं। इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन हो रहा है, सब कुछ लिखित होता है, उसी को हम रिटर्न कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा संचार का महत्व क्या है, यानी कि क्लासरूम के अंदर जब भी कोई हम कम्युनिकेशन करते हैं, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, एक सुरक्षित वातावरण बनाना जरूरी है जहां पे सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। देखो, गुड स्पीकर से अच्छा हमेशा गुड लिसनर होता है, इसलिए हमेशा हमें सुनना चाहिए, सुनने के बाद हमें समझना चाहिए, देन उसका आंसर देना चाहिए। तो क्लास के अंदर ऐसा एटमोस्फेयर भी होना चाहिए। अधिक टीम वर्क, यानी कि मोर टीम वर्क। हम अगर टीम वर्क में कोई भी डिस्कशन करते हैं तो हमें नई नई बातें पता चलती है, तो कम्युनिकेशन का एक अच्छा साधन है, इसलिए ऐसा भी स्कूल्स के अंदर होना चाहिए। सकारात्मक प्रतिक्रिया एंड पॉजिटिव फीडबैक। जो भी हमने डिस्कशन किया है, जो भी हमने कम्युनिकेशन किया है, उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर निकलता है, तो उसका फीडबैक जरूर देना चाहिए हमें। अब जैसे कि मैंने आपको ये वीडियोस बनाकर दिया, ये वीडियो आपको कैसे लगी है नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो जो भी आप फीडबैक दोगे, ये मेरे लिए पॉजिटिव वर्क करेगा, ये मेरे को मोटिवेट करेगा ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपको भी इन फ्यूचर ऐसी और वीडियोस दे पाऊंगा। ऐसे ही क्लासरूम के अंदर भी जो भी बातचीत चल रही हो या जिस भी जगह पे जो बातचीत चल रही हो, उसका नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी फीडबैक हो वो देना चाहिए, ताकि उसका मनोबल बढ़े। अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव भी है, तो उसको सुधार करने का मौका मिले। ऐसा नहीं है कि हमेशा उसकी तारीफें भी करनी चाहिए। तारीफ करने वाला इंसान बड़ा खतरनाक होता है। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसको बुराई नहीं, उसको सीख समझियो और उसमें सुधार करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में अंतर बताओ। डिफरेंस बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर आता है और डिजिटल मीडिया में टेलीविजन, रेडियो, जिसपे हम आज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म साधन है, जहाँ पे डिजिटली रूप से हम वीडियोस बनाकर हम अपने सोर्सेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया में चीजें लिखी हुई होती है और डिजिटल मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से चीजों को हम यूज कर रहे होते हैं, जहां पे टेलीविजन और वीडियोग्राफी आता है, जहां पे वीडियोस के द्वारा लोगों को समझाया जाता है। इसमें आपको दोनों में डिफरेंस बताना है, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में। देखो, प्रिंट मीडिया आमतौर पर मेल और न्यूज स्टैंड के माध्यम से भौतिक रूप से वितरित किया जाता है। आसान शब्दों में बताऊं तो प्रिंट मीडिया आमतौर से ईमेल या रिटर्न माध्यम से यूज किया जाता है, जैसे कि लेटर्स के रूप में, मैगजीन्स के रूप में। बट जो डिजिटल मीडिया है, ये डिजिटल मीडिया को इंटरनेट कनेक्शन के साथ तुरंत और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में सबसे पहला डिफरेंस है ये। उसके बाद सेकंड डिफरेंस है, जो प्रिंट मीडिया है, ये सामग्री आमतौर पर एक निश्चित प्रारूप में तैयार की जाती है। इसका अर्थ है इसे एक बार प्रिंट करने के बाद बदला नहीं जा सकता। अब मान लो कि जो भी फैक्ट मैंने एक बार प्रिंट कर दिया, अब प्रिंट आउट निकल कर आ गया, अब चाहे न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो, उसमें हम चेंज कैसे कर सकते हैं? या तो पूरा ही बदलना पड़ेगा, जो कि काफी खर्चीला है और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है। बट डिजिटल में ऐसा क्या है कि जो भी चीज हम दिखा रहे हैं, हम उस टाइम पे लाइव कर रहे हैं और उसी टाइम पे उसको एडिट भी किया जा सकता है ऑनलाइन के इस डिजिटल जमाने में। ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एंड प्रिंट मीडिया आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या जनसांख्यिकीय तक सीमित है, यानी कि एक ही डेमोग्राफिक या एक ही लोकेलिटी तक प्रिंट मीडिया लिमिट। अगर आज इस जगह पे जो अवेलेबल है, इसको उस जगह पे जाने में बहुत टाइम लग सकता है। बट इंटरनेट के माध्यम से जो आज इस जगह पे है, इसको अमेरिका, दुनिया के किसी भी कोने तक एक क्लिक में भेजा जा सकता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। प्रिंट मीडिया उत्पादन और वितरण की लागत को कवर करने के लिए विज्ञापन राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। यानी कि प्रिंट मीडिया में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, यही इनकम का सोर्स होता है। बट डिजिटल मीडिया में क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट के साथ साथ मेंबरशिप लिया जाता है, अलग अलग माध्यम से पैसा कमाया जाता है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर के फ्रंट में कई कोचिंग वाले अपने कोचिंग के टॉपर्स का नाम लिखवाते हैं। अगर उस कोचिंग से वो बंदा पढ़ा भी नहीं है, इसके बाद भी वो छपवा देते हैं कि भाई यही बंदा हमारे कोचिंग से पढ़ा है। दूसरा कोचिंग वाला बोलता है नहीं, एक बंदा मेरी तो कोचिंग से पढ़ा है। ऐसे ही एक स्टूडेंट का नाम कई सारे कोचिंग वाले अपने कोचिंग का स्टूडेंट कहकर
कर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देते हैं। इसी एडवर्टीजमेंट से न्यूज़पेपर वालों का कमाई होता है, यानी कि इनकम का सोर्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको जो इसमें बताना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे एंड वाले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जुलाई में आया था, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार के टाइम ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। प्रधानमंत्री की लीडरशिप में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 के अंदर मंजूरी दे दी गई और इसके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी को, इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उन चैलेंजेस का सामना किया गया और इस टाइम की एजुकेशन पॉलिसी में सुधार करने की बात की गई जो कमियां। और इस एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया गया। स्टार्टिंग का 5 का मतलब है कि स्टार्टिंग में बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन 5 साल की दी जाएगी। 5 साल में 3 साल में तो पहले बच्चा प्री प्राइमरी एजुकेशन में होगा, इसके बाद 2 साल जो बच गए उसमें बच्चा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पास करेगा। तो ये हो गया टोटल 5 साल खत्म। 5 के बाद आता है 3 साल। 3 साल के लिए प्रारंभिक चरण होगा जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। इस 3 साल में बच्चा क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक अपनी क्लास को खत्म करेगा। इसके बाद फिर से 3 साल आता है। 3 साल के लिए मिडिल स्टेज होगा और इस मिडिल स्टेज के अंदर बच्चा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक अपनी पढ़ाई खत्म करेगा। और इसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 साल की होगी। 4 साल में बच्चा 9 से लेकर 12th क्लास तक अपनी स्कूलिंग खत्म कर लेगा। और इसके बाद आता है हायर एजुकेशन, इसमें बच्चा कॉलेज के अंदर एडमिशन लेगा। तो इस तरीके से 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाएगा स्कूलिंग एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। 2024 से कई सारे इसके प्रिंसिपल इंप्लीमेंट हो जाएंगे और 2025 के बाद से पूरे भारतवर्ष में ये लागू हो जाएगा। अभी तक पैनलिस्ट इस पे बात कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन की पूरी कोशिश की जा रही है। वो कई सेक्टर के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसमें सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। 10th के बाद फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। अब बच्चा कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स में से जो मन चाहे वो सब्जेक्ट चूज कर सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग तक की जानकारी दी जाएगी, यानी कि स्किल पे जोर दिया जा रहा है, मार्क्स पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जा रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए अब मार्क्स का क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को CUT का एग्जाम देना होता है जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और जो इसको पास करेगा वही कॉलेज में एडमिशन लेगा। ऐसा नहीं है कि आपके 90% आ गए 12th क्लास में तो कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। अब इसको खत्म करके तो सरकार ये अब साबित कर रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी पॉलिसी डिसाइड किया गया था धीरे धीरे करके इन सबको लागू आने वाले टाइम में कर दिया जाएगा। तो शिक्षा में सुधार करने की बात की गई है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की गई है, बजट को बढ़ाने की बात की गई है, और सबसे बड़ी बात है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है इसको बढ़ाना है। बच्चों पे जो एजुकेशन का बोझ है इसको कम करना है। मार्क्स पे नहीं, स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। एक बच्चे की करियर पे फोकस किया जाएगा, ना कि उसको रटवाने पे फोकस किया जाएगा। तो इन चीजों पे ध्यान दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और मिड समस्या जो भारत के अंदर रही है इसको सोल्व करने की बात की गई है। 3 भाषा का सूत्र अपनाया गया है, यानी 3 लैंग्वेज का रूल अपनाया गया है। हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ जो बच्चा चाहे अपने रीजनल लैंग्वेज में भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। जैसे कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं, साउथ इंडिया के, वहाँ पे तमिल, तेलुगु इनकी ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो इसमें भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो नॉन हिंदी स्टेट है जहाँ पे हिंदी का यूज नहीं किया जाता, वो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। तो सभी को आजादी दी गई है हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, जो कि काफी सही है। अगर एक बच्चे को उसके प्राइमरी स्कूल तक उसको रीजनल लैंग्वेज में स्टडी करने का पूरा मौका दिया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। बट आज क्या है कि एजुकेशन में 1986 की पॉलिसी चल रही है और इस पॉलिसी के तहत स्टेट बोर्ड का अपना एजुकेशन सिस्टम है, सेंट्रल बोर्ड जैसे CBSE बोर्ड, NUS बोर्ड, इन सबका अपना करिकुलम है, सिलेबस है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 1 नेशन और 1 एजुकेशन सिस्टम, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही सिलेबस होगा जो पूरे देश के अंदर पढ़ाया जाए। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है और जल्द इनमें सुधार करके इनको पूरा किया जाए, यानी कि 2030 तक इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। और अभी धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें कही गई है कहीं ना कहीं वाकई में काबिल तारीफ है। आने वाले बच्चों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो समझ में आगे होंगे। मीडिया इन एजुकेशन के मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। एक वीडियो और है जो कि मैंने लास्ट ईयर बनाया था, तो इस वाले वीडियो को आप जरूर देख लेना। इसके अंदर मैंने कुछ और क्वेश्चंस बताया हुआ है। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले वीडियो को भी देख लेना, ये आपके लिए ही सही रहेगा। तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इन सभी को आंसर के साथ मैंने अपने नोट्स में दिया है। इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। सिंपल उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आप सभी के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स दिए गए। इस नोट्स के अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में 100% आते हैं और इतने आसान लैंग्वेज में दिया है। इस वीडियोस को देख लेने के बाद अगर आपने इस नोट्स को पढ़ डाला, आपकी लाइफ झिंगा लाला। बहुत अच्छे तरीके से आप अपना एग्जाम देकर आओगे, आपका हाथ भी नहीं रुकेगा और आप अपना आंसर लिखते रह जाओगे। इस तरीके से जिस नोट्स को लेना है आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिए, वाई नाउ पे क्लिक करके इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। मार्केट में जो भी नोट्स लेने जाओगे उसका पेमेंट करके ही लोगे आप। उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होता, लैंग्वेज भी इस तरीके से होती है कि पढ़ने के बाद मजा नहीं आता। बट इस नोट्स को ले लेने के बाद आपकी उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मेरा मोटिवेशन यूं ही कायम रहे और आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूं। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा सभी तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।